हे माय लवलीज पाठ, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टूडेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसियन लव स्टोरी होने वाली है, बहुत सारे ट्विस्ट और हॉरर के साथ में, ठीक है ना? तो हम पहले चलते हैं लैन फैमिली। ओके ना? लैन फैमिली में अंकल किरण मर चुके हैं और लैन सिचन, उसकी एज 55 साल है। सही कहा, लैन सिचन की एज 55 ईयर्स है। लैन सिचन का जो हस्बैंड है वो है जियांग चेंग, और उसका एज उससे 5 साल कम है और वो 50 साल का है। लैन सिचन और जियांग चेंग का बेटा है लैन युवान, और उसका बॉयफ्रेंड का नाम है जिनलिंग। और ये दोनों बच्चे 22 साल के और एक 20 साल के, ठीक है? तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अरवान अपने डैड के ऑफिस आते हुए कहता है, डैड मेरे पास ये प्लान है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे काम करूँ। लैंस एजेंट जो कि किसी से बात कर रहे थे, अचानक से उसे देखते हुए कहते हैं, आयवान आपको ऑफिस संभालना है, आप कहाँ गायब रहते हो? तो इस पे आयवान कहता है, डैड मैंने कहा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, जिनलिंग ने बनाया है और इसे हम रेनोवेट करने वाले हैं, प्लीज डैड। लैंस एजेंट कॉल कट होने के बाद कहते हैं, लाइए जरा दिखाइए तो। और जैसे ही वो नक्शा धीरे धीरे करके ओपन होता है, लैंस चैन अपने कलेजे पे हाथ देते हुए कहते हैं, लैंड विला? आयवान कहता है, हाँ हमारा पुश्तैनी खानदानी लैंड विला, हम इसे रेनोवेट करके इसे रिसोर्ट में तब्दील करना चाहते हैं पा। लैंस चैन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और कहता है, आप लैंड विला गए थे इवान? इवान कहता है, हाँ मैं लैंड विला गया था, सब कुछ सही सलामत तो लगती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? युवान की बात सुनने के बाद लैंसी चैन कहते हैं, और आप लौटे कब? युवान कहता है, करीबन 4 बजे के आसपास। लैंसी चैन कहते हैं, बस बहुत हुआ, ये वाहियात सी चीजों को बंद कीजिए और इस पे कोई काम नहीं होगा। इस पे आयुवान कहता है, पर क्यों? लैंड मिला हमारी विरासत है, हम उसे काम करके ठीक करके क्यों नहीं उस पे हम काम कर सकते हैं पा? अगर हम उसे ठीक कर देते हैं, हम उसे रिसोर्ट में तब्दील कर देंगे तो हमें वहां से भी पैसे आएंगे। लैंस चैन कहते हैं, बस नफिस जनाब, बहुत हो गया, आप उस पे काम नहीं करने वाले हैं। लैंड मिला, आप कभी नहीं जाएंगे युवान? युवान कहता है, बट पा हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जा सकते हैं ना। इस पे लैंसचन कहते हैं, जब आपको पूरी बात मालूम ना हो तो प्लीज युवान ऐसा नहीं करते बेटा। और ये बोल कर कहते, चाहिए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। युवान गुस्से के मारे सारा नक्शा को समेटते हुए अपने कैबिन में आकर पटक देता है, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है, कहती, सर क्या बात है? युवान कहता, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। युवान बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था। उसके फोन पे एक मैसेज बीप होता है। वो देखते ही युवान कॉल पिक करते हुए कहता है, चिल्लिंग शिट स्टॉप मत करो, मेरा दिमाग बहुत खराब है। जिलिंग कहता है, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्या पानी रिजेक्ट कर दिया उस मैप को? कहता है, तो जिलिंग कहता है, मुझे लगा ही था, आप एक बार मामा जी से बात करके देखो ना। तो वो कहता है, ठीक है, मैं मॉम से बात करता हूँ घर जाकर। रात के टाइम पे हिवान ऑफिस से जल्दी लीव ले लेता है एंड देन घर आता है। हिवान थोड़ा सा थका हुआ बुझा हुआ लग रहा था। तो जियांगचिंग उसके पास आते हुए कहता है, हाँ क्या क्या हुआ? और ये एक मेल प्रेगनेंसी होने वाला है, ठीक है? तो युवान कहता है, मॉम आप मुझे सच बताएंगी, आपको मेरी कसम। इस पे जियांगचिंग कहता है, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे परेशान करना बंद करोगे युवान? युवान कहता है, मॉम मैंने कहा आप मुझे सच बताएंगे। तो वो कहता है, अच्छा पापा ठीक है, क्या पूछना है पूछ लो। इस पे युवान कहता है, मॉम लैन मिला वो हमारा है ना? ये सुनते ही लैन सेजन के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। तो वो कहता है, हाँ हमारा ही है। इतना बोल जियांगचेंग घूम जाता है और सेंट्रल टेबल ठीक करने लगता है, क्योंकि वहां पे खाने की डिश लगाने के लिए वो समन्स को बोल रहा था। ह्यून कहता है, मॉम हमारी तरफ देखिए, मॉम मॉम प्लीज प्लीज मॉम मॉम। जियांगचेंग कहता है, बेटा आप तो जाओ, फ्रेश होकर आओ, हम बाद में बात करेंगे इस पे, है ना? डैड को आने दो। ह्यून कहता है, बस मॉम, डैड मुझे कुछ नहीं बता रहे, आप मुझे कुछ नहीं बता रहे, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं वहीं जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा और फिर लेते रहिएगा अपने बेटे को। जियांगचिंग कहता, नहीं तुम मेरी बात सुनो, हाँ मेरे पास अब ठीक है ना? फिर उसे पकड़ धकड़ के सोफा पे लाके बिठाया जाता है एंड देन जियांगचिंग उसे कहता है,
दुनिया के तुम किसी कोने में चले जाओ, ठीक है? तुम्हें नया विला चाहिए, हम तुम्हें खरीद कर दे देंगे। लोकेशन बोलो, जगह बोलो, हम बना देंगे, पर लैंड विला नहीं बाबा। हिवान कहता है, मॉम आप सब मुझसे क्या छुपाते आ रहे हैं? बचपन से लेकर आज तक सुनता आ रहा हूँ लैंड विला नहीं जाना है, लैंड विला हॉन्टेड है। पर मॉम, मैं कितनी दफा जाके आ चुका हूँ। तो जियांग जिंग कहता है, बाबा आप दिन में जाकर दिन में ही आ जाते हो, वहाँ पे काम करने वाले लोग भी दिन में ही जाते हैं और दिन में ही आते हैं, बट रात में वहाँ कोई नहीं रुक सकता, वो सच में हॉन्टेड है। तो इतना सुनना हुआ ही था, तो कहता है, लेकिन क्यों? आखिरकार कुछ तो वजह रही होगी ना। तो जियांग जिंग उसे एक स्टोरी सुनाता है, जिसे देखने के बाद सुनने के बाद वो कहता है, तो इसका मतलब वो वो कहता, और अगर आपको काम करना है तो पहले एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करवाओ, वहां पे जाकर सभी चीजों को मुक्त करो। उसके बाद अगर सपोज सही हो जाता है तो आप इसे रिसोर्ट में बदल सकते हैं जियांग सिंह, बट प्लीज आप मत जाना, प्रॉमिस करो बाबा कि आप वहां नहीं जाएंगे, खास करके 5 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं। हिवान कहता है, मॉम अगर मैं ये सारी चीजें करूँ और मान लो कि जो वो सब मुक्त हो जाए तो मैं उस पर काम कर लूंगा ना। उसकी मॉम कहती है, पहले इसे बाहर निकालो, उसके बाद आप उस पे काम कर सकते हो। हिवानी कहता है, थैंक यू सो मच मॉम। इस पे जियांगसिंग कहता है, मेरी एक शर्त है। तो कहता है, हाँ मम्मा। कहता है, आप उस विला में एंटर नहीं करेंगे। तो युवान कहता है, बट मॉम। तो कहता है, मैंने कहा आप एंटर नहीं करेंगे, अपनी जगह किसी और को भेजिए, क्योंकि वो, और उसे भी कहिएगा रात में वहां ना रोके। इतना बोल जियांगसिंग कहता है, अब बस बहुत हो गया, अब ऊपर जाएं और फ्रेश हो जाएं। युवान अपनी मॉम का बात अब टाल भी नहीं सकता था, दैट्स वाई वो ऊपर आता है। बहुत सारा चीज इसके दिमाग में चल रहा होता है। वो सावर लेने के लिए सावर के नीचे खड़ा तो था, पर उसका पूरा फोकस लैंड विला के ऊपर ही था। सावर लेकर आने के बाद वो अपने गीले बालों को टाल से सुखाते सिखाते लैपटॉप पे लैंड विला का पूरा फुटेज चेक कर रहा था। लैंड विला देखने में ही हॉन्टेड लग रहा था, अजीब सा, रूहानी टाइप से। तभी उसे जिलिंग का कॉल आता है, तो उस विला को वैसे ही छोड़ देता है, एंड देन वो फोन उठाकर पिक करने के लिए चला जाता है। वो हेलो जैसे ही कहता है, इधर लैपटॉप के ऊपर लिखा हुआ था, यू डोंट कम हियर। बट युवान उसे देखता उससे पहले ही स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अब इधर जो युवान था वो जिलिंग से हेलो करते हुए कहता है, जिलिंग मॉम ने मुझे बताया वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ था। फिर युवान उसे बता देता है सारी बात। जिलिंग कहता है, "हम्म, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ सीन होगा, दैट्स वाई वो लोग हमें वहां जाने नहीं देते। तो अब क्या?" इस पे युवान कहता है, जिलिंग हमें कोई किसी तांत्रिक से बात करनी चाहिए ना। इस पे जिलिंग हंसते हुए कहता, ओ गॉड युवान, 21st सेंचुरी में तांत्रिक कहाँ मिलेगा हमें? वैसे मैं एक स्पिरिचुअल हीलर को जानता हूँ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, मे बी शायद वो हमें मदद कर दे। इतना सुनना हुआ ही था, तो वो कहता है, ठीक है कल मिलने चलते हैं। और इतना बोल कर और वो थोड़ा सा और बात करते हैं, कॉल कट हो जाता है। दीवान अपने रूम से बाहर आ जाता है। नीचे आते ही डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो चुपचाप खा रहा होता है। तो सीचन उसे कहते हैं, क्या बात है, तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो? अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है और अपने डैड की मदद करने के बजाय फालतू के प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हो। इस पे जियांग सिंह कहता है, हला हला, खाना खत्म करते हैं ना। क्या आप दोनों जब भी डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो लड़ना स्टार्ट कर देते हो? इतना सुनना हुआ ही था, तो कहता, अपने लाडले बेटे को समझाओ, वो हमेशा मेरी बात को टालता रहता है। तो जंगजिंग कहता है, मैंने उसे समझा दिया है जी, आप चिंता ना करें। इतना बोल करके और वो खाना खा रहे होते हैं। हिवान तो गुस्से के मारे खाना आधा छोड़कर ही अपने कमरे में चला आता है। उसके जाते ही सीचन कहता है, तुम्हें पता है ये लैंड विला जाने की बात कर रहा था, तुम जानते हो ना वहाँ क्या हुआ था? चांगचिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने उसे झूठी स्टोरी सुनाई है। तो सीचन कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुमने उसे झूठी स्टोरी सुनाई, अगर उसे रियल स्टोरी पता चलेगी वो टूट जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई भी वहां जाए। जियांग चिंग अपने हस्बैंड को देखते हुए सर नीचे कर लेता और कहता है, आई एम सॉरी जी, पर मैं अब और नहीं चाहता कि हमारे बच्चे से या किसी से भी ये बात छुपी रहे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब वक्त आ गया है उसके कातिलों को सजा मिले। 25 साल 25 साल हो चुके हैं इन सारे इंसिडेंट्स को बीते हुए, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। हे इंसाफ, क्योंकि वो आखिरकार मेरा भाई था। और ये बोलते हुए सोचते हुए
जियांगचेंग अपना सर नीचे करके खा रहा होता है। सीचन कहता है आचिंग, आचिंग, आचिंग। तो जियांगचेंग कहता हाँ जी। वो कहता क्या सोच रहे हो? कहता कुछ नहीं जी, खाइए खाना। इतना बोलते हुए वो लोग खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं। अब एक तरफ हम देखते हैं एक शख्स जो कि हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी वूशियान है। यहाँ पे वी वूशन का जियांग फैमिली या लैन फैमिली के साथ में अभी तक का कोई दूर दूर, अब मैंने बोला है वी वूशियान, ओके ना? तो वी वूशियान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी 1 बाय 1 के कमरे में सोया हुआ था। सामने की तरफ से किचन था, किचन के सटा वॉशरूम था और उसी के सामने में शू कैबिनेट था, एक बेड और उसी के बगल में सोफा, और वो आराम से सोया हुआ था। लेकिन उसे नींद कहाँ आती है? पिछले 20 सालों से उसे एक सपना बार बार हॉन्ट करती है, जहाँ पे वो सीन देखता है कि वो खुद को घसीटते हुए किसी का नाम ले रहा है, किसी को आवाज दे रहा है, पर कौन था वो नहीं जानता। रिंग हड़बड़ाकर उठ जाता है, बहुत बुरी तरीके से पसीने में लथपथ, ऐसा जैसे कि सब कुछ उसने आंखों से देखा हो। और वो खुद से कहता है एक बार अगर आए तो समझ में आए, 2 बार आए तो समझ में आए, 3 बार आए तो समझ में आए, 10 बार आए तब भी समझ में आए, लेकिन पिछले 20 साल से रोज एक ही सपना, बार 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 बार, क्यों? आखिरकार क्यों? कौन हो तुम? और क्यों मेरे सपनों में आकर मुझे इस तरह से परेशान करते हो कि मेरी रूह तार तार हो जाती है, मेरी बॉडी दर्द करती है और मैं बेचैन हूँ इस सच्चाई को जानने के लिए। आखिर कब कब पता चलेगा कि इस सब के पीछे का रहस्य क्या है? ये सोचते हुए विंग उठ जाता है। रात के 3 बज रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग एक साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर है। वो साइंस की मदद से लोगों की परेशानी को दूर करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। और इतना ही नहीं, उसके पास कुछ बुक्स है जिसे वो अपने तंत्र विद्या में भी यूज करता है, जिससे कि वो लोगों के नेगेटिविटी को अच्छे से हटा सके। कहने के लिए तो एक साइंटिस्ट स्पिरिचुअल हीलर है, लेकिन अगर इससे काम नहीं बनता है तो उसे तेरे हटकंडे अपनाने पड़ते हैं। विंग डायरी में रोज की तरह अपने सपनों को लिख देता है, हर एक पिक्चर को ड्रॉ करता है। वो पिक्चर ऑलमोस्ट डन था। उसके बाल बहुत ही सलीके से बंधे हुए थे, आंखें बहुत ही गहरी और काली थी, फेशियल ऑरा चौड़ा और थोड़ा सा मोटा था, गाल थोड़े मोटे मोटे थे, नाक पकोड़े के जैसी थी लेकिन एकदम साफ थी, लिप्स बहुत ही पतले थे, जॉ लाइन थोड़ा सा चौड़ा था, और हाफ कोट बनाया था। विंग ने उस पिक्चर को देखते हुए लाइट के सामने में कहता है कौन हो तुम? हर रात हर रात मुझे परेशान करने वाले शख्स, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। और इतना बोल कर उस पिक्चर को वहां रखते ही विंग वॉशरूम चला जाता है और उस पिक्चर से आवाज आती है लान फॉक्सी, मेरा नाम लान फॉक्सी है, जो कि विंग वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। विंग सावर ले लेता है और आता है, उसके हाथ में एक कह सकते हैं कि कमल गट्टे टाइप्स माला थी, जो कि उसने बीट्स की तरह हाथ में पहना हुआ था। उसे हाथ से निकाल कर मेडिटेशन में बैठ जाता है एंड देन कुछ रिचुअल्स को ऐसे ना बनाते हुए और ध्यान करना स्टार्ट करता है। वो अपनी बॉडी से अपनी रूह को निकाल चुका था। वो उस रूह को उस जगह पे भेजना चाहता था जहां से उसे ड्रीम आ रहे थे, लेकिन कोई तो चीज थी जो उसे बार बार रोक रही थी उस जगह जाने से। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बांध दिया हो उस जगह को जहाँ पे भी उसकी आत्मा, उसकी रूह, आत्मा नहीं रूह, प्रवेश नहीं कर पा रही थी। विंग वापस से अपने सशरीर लौट आता है तो सारा 4 बज रहा था। थके होने की वजह से विंग जाके सो जाता और कहता है इस जगह को मैं एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा, और वो आंखें बंद कर लेता है। वो फोटो उड़ते हुए दीवार से जाके लग जाती है और वहां पे एकदम जैसे जस्ट विंग जो सोया था उसके जस्ट सामने वाले दीवार पे जाके लगी थी, और वहां से वो वंग जी को सोता हुआ देख रहा था, सॉरी विंग को सोता हुआ देख रहा था। वो शख्स उससे कहता है मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना ही होगा, तुम आकर के मुझे चिंता कर सकते हो, प्लीज आजा, मेरी रूह तुम्हारे इंतजार में है। दो सच्चे प्रेम करने वाले ही एक दूसरे को बचा सकते हैं, पर तुम मेरे हो, आ जाओ मेरे पास। इतना बोलते हुए पिक्चर नीचे गिर जाता है। अगले दिन सुबह एज यूजुअली विंग हमारा 8 बजे लेट टीप बनकर उठता है और वो जाता है रेडी होने के लिए। जब वो रेडी वगैरह होकर के और अपनी क्लिनिक, जो कि उसका क्लिनिक था जहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे लोगों का इलाज करता था,
तो उन सारे लोगों को चेकआउट करना स्टार्ट करता है। वहाँ पे उसके साथ में नी हसैन भी था। नी हसैन कहता है, विंगा विंगा, आज तो बहुत सारे लोग आए हैं आपसे कुछ लेने के लिए, तो हम आज कौन कौन सा माला वगैरह बेचने वाले हैं। विंग कहता है, ये पुखराज हो गया, ये पायराइट्स हो गया, ये नीलम हो गया, ये माणिक्य हो गया और ये पन्ना, सबको अलग अलग कर दो। और ये नौ रत्न वाले माला, इसको भी अलग कर दो। और हाँ, सब पे दाम अच्छे चढ़ाना। तो विंग की बात सुनकर वीर सिंह कहता है, ये तो हमें सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, हम इतने महंगे में क्यों बेचते हैं। तो विंग कहता है, इस क्लिनिक का खर्च, इसी का खर्च, चाय पानी का खर्च, बिजली का बिल, उसके बाद यहाँ से जो हम इतने सारे आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और लोगों की घर की सारी परेशानियों को दूर करने का जो हमने ठेका ले रखा है, उसका खर्च हमें कहाँ से निकालना होगा। निखिल सिंह कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो उसके बाद विंग कहता है, सबसे ज़रूरी, तुम मेरे असिस्टेंट हो और मुझे तुम्हें खर्च करने के लिए और देने के लिए पैसे जो चाहिए तो वो कहाँ से आएगा। निखिल सिंह कहता है, ओके ओके, मैं समझ गया, आप मार्केटिंग अच्छा कर लेते हैं बॉस। फिर इतना बोल को सारे सामानों को लगा देता है। और भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर निखिल सिंह ने पहले ही दाम चढ़ा रखा था। वो अपने कैबिन में आ जाता है। एक एक करके विंग से मिलने के लिए लोग आते थे, कंसल्ट करते थे। विंग उसे कुछ कुछ चीजें बताता था। विंग को आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने आते थे। रेकी के जरिए वो उसे हील कर देता था। और जब इन सब से बात नहीं बनती थी, नेगेटिविटी ज्यादा होती थी, तो विंग को तंत्र विद्या का यूज करना पड़ता था। तो वो किसी न किसी तरीके से लोगों को हील कर देता था और ठीक करके घर वापस भेजता था। तो वो पूरा शेड्यूल ये बना हुआ था। शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे थे, जहाँ पे आयुवान और जिल्लिंग, उसका भी अपॉइंटमेंट था। तो वो दोनों भी आते हैं मिलने के लिए। तो नीही से उन दोनों को देखते हुए कहता है, सूट बूट में आया है, बहुत बड़ा मुर्गा है, हाथ लगाना पड़ेगा। आते ही उसे बताना शुरू कर देता है, पैसे की कमी है तो पायरेट्स ले लीजिए, ब्लॉकर्स दूर हो जाएगा, फिर ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, ऐसे करके उसे बताने लगता है पुखराज के बारे में। आपका मान सम्मान तरक्की दिलाएगा, सूर्य तेज करेगा। और पन्ना, इसके बारे में भी बताता है वो। फिर मोती के बारे में भी बताता है, नवरत्न के बारे में भी बताता है। तो जिल्लिंग और युवान कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे आपके मास्टर से मिलना है। तो निही सिंह कहता है, पर टाइम तो ऑफ हो गया है। वो कहता है, बहुत जरूरी है, और अगर वो हमारा काम करते हैं तो उन्हें हम 1 मिलियन देंगे। निही सिंह तो उंगली पे गिनते हुए कहता है, हाँ 1 मिलियन। तो वो कहता, 1 मिलियन कम है तो 2 मिलियन। निही सिंह तो बेहोश ही हो जाता है। निही सिंह की गिरने की वजह से विंग बाहर आते हुए कहता, निही सिंह क्या हुआ है। उन दोनों को देखता है। विंग कहता है, क्या बात है। युवान कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। तो कहता, ठीक है, अंदर आओ। फिर वो निही सिंह को उठा करके चेयर पे बिठा देते हैं। आते कहते, बोलो क्या बात है। तो युवान कहता है, अगर आपने इस परेशानी को दूर कर दिया तो हम आपको 1 मिलियन या फिर 2 मिलियन दे सकते हैं, अगर आप कर दे तो। विंग कहता है, हर परेशानी क्या है ये तो बताओ। कहता है, एक विला है जो हमारा है, और सुनने में आया है कि उस विला में कुछ हॉन्टेड चीजें होती हैं। कौन है क्या है हमें नहीं पता है। आपको उस विला से उसे आजाद करना है, ताकि हम उस विला को रिसोर्ट में चेंज कर सके। तो विंग कहता है, जो तुम उसे उस विला को रिसोर्ट में चेंज करने के बाद अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हो, और तुम मुझे बस 2 मिलियन। तो जिलिंग कहता है, 5 मिलियंस अब तो काफी है ना। विंग कहता है, सौदा उतना भी बुरा नहीं है, दिखाओ तुम। युवान उस विला का नक्शा लेकर आया हुआ था जो उसने बनाया था। वो जैसे उसे खोलता है, विंग कहता है, ओह गॉड, ये तो सेम वैसा ही है। विवान कहता, क्या कहा आपने। कहता, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर कहता है, ये मुझे दे दो और मुझे एड्रेस दे दो। तो जिलिंग ना देखता है वो हड़बड़ाया हुआ, तो कहता, क्या कोई बात है। तो विंग कहता, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो मुझे ये दे दो। तो उतना बोलना हुआ था। तो कहता, ठीक है। फिर वो एड्रेस दे देता है। युवान कहता है, कितना टाइम लगेगा। विंग कहता है, बस 7 दिन, मैं चेक करूंगा, उसके बाद देखूंगा और फिर मैं हटा दूंगा। इतना बोलकर उसे देखता है। विंग काफी घबराया हुआ लग रहा था। युवान कहता है, ये रहा 1 मिलियन, और 1 मिलियन अब बाकी के 4 मिलियन काम होने के बाद। विंग कहता है, ओके। युवान और जिलिंग बाहर आते हैं। जिलिंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, युवान, उसे 5 मिलियन देने की बजाय हम उसे 2 मिलियन में भी काम करा सकते थे। चलो समझ में आता है पैसों की बात, लेकिन वो हवेली देखने के बाद इसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। तो क्या वो कुछ हमसे छिपा रहा है। फन कहता, मुझे नहीं पता, बस मुझे उस मुसीबत को वहां से निकालना है, ताकि हम इसे रिसोर्ट में बदल सकें। वो जगह काफी अच्छा है,
और एरिया भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे हमें सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। तो अगर हमने उसे ठीक कर दिया, तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा ना, हमारे सारे वीवीआईपी कस्टमर्स को हम वहीं ठहराएँगे, है ना? इतना सुनना हुआ ही था। तो जिल्लिंग कहता है, वो तो सही है, तो उसमें हमारा एक कमरा होगा। युवान कहता है, चलिए। जिलिंग कहता है, आप मेरे मम्मा पापा से कब बात करने वाले हो युवान? मुझे आपके साथ रहना है। तो युवान कहता है, अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, कम से कम अभी तुम्हें 3-4 साल वेट तो करना होगा ना। डैड चाहते हैं मैं कंपनी को अच्छे से संभाल लूं, दैट्स वाई, तो तुम्हें मेरा वेट करना होगा। चिलिंग कहता है, ओह गॉड सेक, मैं पूरी लाइफ नक्शा ही बनाता रहूंगा क्या? तो युवान हंसते हुए कहता है, एक आर्किटेक्ट का यही काम होता है, चलो जाओ। इतना बोलकर युवान जिलिंग को उसके ऑफिस, आई मीन की जिन ऑफिस अंपायर छोड़ देता है। इसके बाद युवान लैंड अंपायर के लिए निकल जाता है। इधर विंग नील सिंह जो कि बाहर में सो रहा था, वो पूरे बंगले के पिक्चर्स को बार बार चेक कर रहा था, चेक कर रहा था, चेक कर रहा था और कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेम टू सेम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बोलते हुए उसे यकीन तो नहीं हो रहा था, बट फिर भी वो कहता है, अगर मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ तक ले ही आई है, तो मुझे भी जानना है कि क्या है ये सब कुछ और कैसे कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ये सारी बातें सोचते हुए जो हमारा विंग था ना, कहता है, अब जो भी हो जाए, वो चीज़ें, वो सपने बार बार आना, और आज अचानक से इस मैंसन के लिए मुझे काम मिलना, कोई ऐसे इत्तेफाक तो नहीं है, कोई गहरा रिश्ता है जो मुझे वहां तक खींच रही है, और मुझे जानना है। ये बोलते हुए भी कुछ जरूरी चीजों को इकट्ठा करना स्टार्ट होता है। 1 घंटा बाद जब नील सिंह को नींद खुलती है, तो कहता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हो? तो नील सिंह कहता है, अवीन कहता है नील सिंह से, मेरे एब्सेंस में ये सारे सामान बेच के रखना, मैं 7 दिनों के लिए कहीं और जा रहा हूँ। तो नील सिंह कहता है, बॉस मुझे भी ले चलिए। नील सिंह कहता है, खतरा है, अगर मैं नहीं लौट के आया, ये दुकान तुम्हारी। नील सिंह हंसते हुए कहता, क्या सच में? फिर कहता, पर बॉस आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो विंग कहता है, तुम जानते हो ना, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सारी चीजें सीखी, और मैं ये सब सीखने के बाद ये सारी चीजें की क्योंकि मेरे लाइफ का एक मकसद था, एक पर्पस था, और आज मुझे वो पर्पस और वो मकसद मिल गया है। नील सिंह अपना सर खुजाते हुए कहता है, और वो क्या है बॉस? विंग कहता है, सही वक्त आने पे जरूर बताऊंगा, अभी नहीं। इतना बोल विंग वहां से सीधे उस हवेली के लिए निकल जाता है। विंग जब उस हवेली के पास आता है, जैसे उस धरती पे पैर पड़ते हैं, चारों तरफ की हवाएं ऐसे ना फैल गई हुई थी। विंग उस हवाओं में कुछ तो फील कर पा रहा था, जो कि बहुत भारी सा था, उदासीन था, डरा सहमा सा था। धक 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 एक बम्प अप की आवाज सुनाई देती है। विंग जैसे उस ग्रिल को टच करता है, इसे बहुत जोर का झटका लगता है, और विंग दूर फेंक जाता है और कहता है, तो यहाँ पे तंत्र किया गया है, वाह। जिसने भी किया है उसे भी इसका अच्छा नॉलेज है, पर वो भूल गया है कि मैं खुद इस सब में मास्टर्स हूँ। ये बोलकर विंग कहता है, आज रात को मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ ही विंग रात होने के वेट करने के लिए बगल के आ, थोड़ा ही से दूर आगे एक साइड एरिया पे एक वी मार्ट टाइप का दुकान था, वहां जाता है। वहां से खाने पीने की सारी चीजें इकट्ठा कर रहा था। तो सब कुछ करने के बाद बिलिंग काउंटर पर आते ही उसे पूछता है, यहाँ पे जो वो लैंड विला है उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? वो दुकानदार, उसका तो पूरा मुंह खुला ही रह गया था, और उसे देखते हुए कहता है, रात के टाइम पे उसकी बातें नहीं करते। तो विंग कहता है, ऐसा क्या हुआ है? वो दुकानदार कहता है, अरे बाबा सामान लो और जाओ ना, क्यों सर खा रहे हो? विंग पूरा सामान का बिलिंग कराने के बाद कहता है, ठीक है, और इतना बोलकर वो सारा सामान लेकर के लैंड विला की तरफ निकल जाता है। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि विंग उस विला के अंदर कैसे नहीं जा पाया, और जो बाकी लोग हैं वो कैसे आ जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि नॉर्मल इंसान गेट ओपन करने के साथ अंदर चले जाते हैं, पर विंग जिसे आभास हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो कि स्टक हुई पड़ी है, वो गेट ओपन करके अंदर तो वो भी जाएगा, बट उन हवाओं में जो फीलिंग्स थी ना, उस फीलिंग को वो फील कर चुका था, और उसे पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि बिल्कुल अलग है, जो कि रूहानी है, जो कि इंसान के सोच और समझ बिल्कुल परे हैं। ये सारी बातें सोचते हुए भी वो सारा सामान लेकर के उस विला की तरफ दोबारा रिटर्न आ जाता है। आने के साथ ही वो उस गेट को देखता है और कहता है, पहले इस तंत्र को खोलना होगा ताकि मैं आसानी से आ जा सकूं। जिसने भी किया है वो जरूर
कोई अच्छा तांत्रिक रहा होगा। ये बोलते हुए विंग अपने पॉकेट से कुछ निकालता है चीज़ों को, जिसमें कुछ बीड्स वगैरह भी थे, और उन सबको लेकर के और उस गेट के ऊपर छींट देता है। उस गेट के ऊपर जो भी तंत्र किया गया था वो अपने आप ही हट जाता है, और उसके बाद विंग आराम से उस गेट को ओपन करता है, अंदर वापस से अंदर जाकर उसे फिर से लॉक कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उस विला के अंदर बढ़ना स्टार्ट करता है। रात के ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे जब विंग उस विला के अंदर इन कर रहा था। जैसे जैसे उस विला के अंदर इन करते जा रहा था, उसे एक चीज खींच रही थी। कुछ विजन्स ब्लरी थे जो कि विंग को दिखाई दे रहे थे, और वो नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे वो उस मेन एंट्रेंस के सामने में आकर रुकता है, उसे मुस्कुराने और किसी की बातों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे उसे फील होता है कि वो बोल रहा था, हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना है मुझे, जब हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी तब। ये सारी चीजें ना विंग के दिमाग में ना एक बार ऐसे ना कौंध जाती है। हम यहाँ पे विंग को ना आइंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नाम वी बुसियान है और शॉर्ट फॉर्म नेम आइंग है। ओके, तो आइंग के दिमाग में ना ये बात ना कौन कौन जाती है एकदम से। वो उस गेट पे जैसे ही एंटर करता है, उसे एक सॉलिड फोर्स ना उसे फील होता है। विंग उस गेट को पूरी ताकत लगाकर खोलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो गेट नहीं ओपन होता है। विंग फिर से उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खोल पाता है। विंग सोचता है, तो दिन में यहाँ पे कोई पावर काम नहीं करती है, लेकिन रात को ये शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और ये बोलकर विंग अपने पॉकेट से हॉली वाटर निकालता है और उसे हाथ में लेकर चैंटिंग करता है। चैंटिंग करने के साथ ही कहता है, जब वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे फील होगी एनर्जी को, मुझे यहाँ पे उसे जाकर छिड़काव करना है। इसलिए वो पूरा हवेली का चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो लगाते जा रहा था, बैकयार्ड की तरफ उसे नेगेटिव फोर्स बहुत ज़्यादा फील होती है, और उसके बाद उस जल को जैसे वहाँ पे छिड़काव करता है, आसपास बहुत सारे ब्लैक स्मोक्स बन गए थे, और अचानक से वो ब्लैक स्मोक बहुत बड़ा चेहरे का आकार लेकर विंग को सीधे हाँ करके उसकी तरफ बढ़ता है। विंग कुछ पल के लिए डर गया था और सीधे नीचे गिर गया था, और जैसे ही गिरता है उसके हाथ से ब्लड निकल जाता है कांटे में लगने की वजह से। उसके बाद वो वापस से वहां से उल्टे पैर भागता है और वापस से ऐसे हाँफ रहा होता है। फिर विंग आकर के उस गेट को जैसे ही ओपन करता है, वो गेट ओपन हो जाती है। विंग को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन फिर जब वो अपने हैंड को चेक करता है तो उसके हाथ से ब्लड आ रहे थे हल्का हल्का। विंग समझ गया था कि उसने अपने रक्त का इसमें ना जो बॉन्ड होता है वो क्रिएट कर दिया है। विंग उस घर के अंदर आता है। अब हालांकि दिन में 1-2 घंटे के लिए जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे वो आ करके और उसे जैसे जैसे उसके कदम अंदर बढ़ रहे थे, आई एक एक गूंज, एक लाइट, एक एनलाइटमेंट, पता नहीं क्या, पर आसपास की चीजें जैसे उसे किसी पास्ट की याद दिला रही थी। क्या था वो पास्ट? सब कुछ धुंधला धुंधला सा था, बहुत ही अजीब सा। ऊपर जाने के लिए 2 स्टेयर्स थे जो कि राउंड शेप में बने हुए थे। विंग बीच हॉलवे में खड़ा था उस झूमर के नीचे। जैसे ही वो झूमर के नीचे खड़ा था, अचानक से वो झूमर हिलना स्टार्ट हो जाता है। विंग पहले तो उस सरसराहती और कपकपाती हुई वॉइस को सुनता है, और वो झूमर को भी। उसके बाद वो धीरे धीरे करके सेकंड वाले स्टेयर्स को लेता है। न जाने उसके कदम कहाँ उसे लेकर जा रहे थे, उसे खुद पता नहीं था। जैसे जैसे करके ऊपर जा रहा था, अचानक से वो जिस रूम में जाने वाला था उसके तीसरे लगे रूम की डोर अपने आप ही ओपन हो जाती है, जैसे मानो कोई कहना चाह रहे हो कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई उस खुले हुए गेट की तरफ देखता है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन अचानक से धक से रह गई थी। दरवाजा एकदम से चीं करते हुए फटक से खुला था। वो उस तरफ अपने कदम मोड़ लेता है। जैसे उस गेट के सामने ओपन होता है, उसे दिखाई देता है कि उस कमरे में 2 लोगों की लाशें गिरी पड़ी है। दोनों एक दूसरे के हाथों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। यह मंजर देखते ही विंग डर के मारे सीधे वहां से नीचे स्टेयर की तरफ भागता है, और जब मेन गेट ओपन करने की कोशिश करता है तो वो खुल नहीं रहा था। विंग उस डोर को पटकता और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। पीछे से जूते की टक 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 की आवाज़ आ रही थी। विंग धीरे धीरे करके उस तरफ मुड़ता है, जहाँ पे वो आते हुए एक परछाई को देखता है जो कि उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विंग इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने अपने गले में पहना हुआ तावीज़ हाथ में लिया और मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर दिया। विंग उसे जैसे ही पढ़ता है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। थोड़ी देर बाद विंग को एहसास होता है कि सब कुछ जैसे गायब हो चुका है।
आइंग उठता है और धीरे धीरे करके फिर उस घर के लाइट्स को ऑन करता है। ऑन करने के साथ ही वो सभी चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है। हालांकि रख रखाव की वजह से घर ठीक ठाक हालत में था, बिगड़ा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो डार्क था। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि सब कुछ सर्च करने के बाद वो जा करके नीचे हॉल में जो सोफ़ा था ना वहाँ पे आकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना था, जिसके लिए उसे कम से कम रात के 12 बजे के बाद का ही टाइम चाहिए था। तो जो आइंग था ना वहाँ पे लेटा हुआ था। जैसे उसके फ़ोन का अलार्म बजता है, उसे लगता है कि जैसे उसके सामने में कोई पूरा काला परछाई खड़ा है। अगल-बगल से पूरा का पूरा काला धुआं। विंग धीरे-धीरे अपनी आँखों को मलता हुआ जैसे ही हल्का आइज़ ओपन करता है, वो चीख कर बैठ जाता है। अचानक से वो काला साया पूरी तरीके से गायब हो गया था। विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ़ रहा था और कहता है, "जो भी करना है मुझे जल्दी करना होगा, वरना मैं यहाँ फँस जाऊँगा।" ये बोलकर विंग फिर सारा चीज़ों को वहाँ पे स्पेक्ट्रम बना करके सारी चीज़ों को उसमें डाल करके और चैंट करना स्टार्ट करता है। जैसे-जैसे वो चैंट कर रहा था, उसे लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है, उसे छूने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई लहर उसकी बॉडी के आर-पार जाने की कोशिश कर रही हो। आई कहता है, "ये सब क्या है? क्या यहाँ सच में कोई बुरी बला है? कोई बुरी शक्ति है? और अगर ऐसा है तो सामने आओ।" पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आइंग फिर से उसी चैंट को फिर से दोहराता है और कहता है, "सामने आओ।" पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आइंग उस स्पेक्ट्रम को पूरा क्लीन करने के बाद जैसे उसमें कैंडल डालता है, वो कैंडल बुझ जाता है। कैंडल बुझने का मतलब था कि साफ-साफ इस घर में नेगेटिविटी तो है। कोई साया है, कोई भूत है जो है। आइंग उसके डर के मारे हालत ख़राब हो रखी थी। वो आस-पास सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से फट-फट करते हुए सारी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। विंग को लगा जैसे कि उसके अंतिम प्राण हैं और वो मर जाएगा। वो खड़ा होने के साथ ही बेहोश हो जाता है और वही काला साया आइंग को अपनी गोद में उठा करके बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पे आराम से लिटा देता है। विंग उसे एक सपना आता है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसने वाइट कलर के ड्रेस वेयर किया हुआ है, टॉक्सिडो पूरा का पूरा 3 अटायर सूट। वो अपने बॉ को ठीक कर रहा होता है कि तभी पीछे से एक शख्स, जिसका चेहरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो विजुअल सही से नहीं दिख रहा है, और वो उसे हक कर रहा है आकर। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, "लैंजा, क्या तुम हो?" वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, "हाँ, मैं हूँ।" तभी वो देखता है कि वो पीछे वाला शख्स पीछे की तरफ खींच रहा है और उसके हाथ धीरे-धीरे करके गायब हो रहे हैं। विंग उसे पकड़ना कोशिश कर रहा है, लेकिन बार-बार वो पकड़ नहीं पा रहा है। उसकी बॉडी पूरी हवा में तैर रही है और वो बस खुद को फ्लोट करता हुआ पा रहा है। फटक से आहिंग की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, "लांजान!" और विंग जब उठता है तो देखता है कि सुबह हो चुका है और वो एक बेड पर सोया हुआ है। विंग वो देखता है कि वो बेड काफी गद्देदार और मुलायम भी है। आसपास की चीजों को देखता है, उसे एक अजीब अजीब सा ना अपनापन जैसा फील होता है कल रात को। हालांकि वो बहुत ज्यादा डर गया था, यहाँ पे उसे कई सारे नेगेटिव एंटिटीज होने का एहसास हो रहा था, लेकिन अभी उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। विंग बहुत हैवीनेस फील कर रहा था, दैट्स वाई वो उठता है और वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, नहा रहा था। नहाते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे देख रहा है। हर विंग जब नहाकर बाहर निकलता है तो मिरर पे एक स्माइलीज बना हुआ था। विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उस स्माइलीज को तरफ देखते हुए कहता है, "कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? सामने तो आओ।" इतना बोल विंग कपड़े वेयर कर रहा होता है। विंग जब कपड़े वेयर कर रहा था तब भी उसे लग रहा था जैसे कि कोई उसे पीछे से घूर कर देख रहा है। "रख दीजिए।" सॉरी गाइस, बीच में मैंने बोल दिया, वो मेरा स्टाफ खाना खा रहा था, आई एम सो सॉरी। एंड विंग को ना ऐसे घूर कर देख रहा होता है और वो बोलता है, कौन है यहाँ पे? कोई है क्या?" लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग जल्दी-जल्दी से ना कपड़े टॉवल के ऊपर से रैप करके पहन लेता है, देन अपने बालों को ठीक करते हुए फ़ोन करता है। नी सिंह जो कि खर्राटे मार के सो रहा था, फ़ोन बजते ही वो उठा लेता है, कहता है, हेलो लाबा।" तो विंग कहता है, "कुछ सामान है, उसे लेकर तुम्हें आना होगा इस जगह पे।" तो कहता है, "जी लाओ।" विंग उसे कॉल कट करने के बाद कहता है, "मुझे अपने खाने-पीने के लिए सामान लाना होगा।" ये बोलकर उस मेंशन से वो बाहर आता है। आ करके उसी जो वी मार्ट था वहाँ पे जाता है और वो सामान सब लेकर के आता है। उसके बाद वो किचन में आकर खाना बनाना स्टार्ट करता है। विंग ये घर ना बिल्कुल शांत, सलीकेदार, अजीब-सा लग रहा था उसे, लेकिन फिर भी वो खाना जब बना रहा होता है ना, अचानक से बगल में रखा हुआ बाँस गिर जाता है
विंग उस बांस को देखकर कहता है, "हाँ, चल क्या रहा है? मुझे पूरे घर का शुद्धिकरण करना होगा ताकि मैं उस आत्मा से कांटेक्ट कर सकूं।" ये बोलते हुए विंग कहता है, "पहले मैं खुद के लिए खाना बना लूं और अगर वो है तो उसके नाम का भी मैं सम्मान कर दूंगा।" उसके बाद आइंग खाना बनाने लगता है, लेकिन वही शख्स उसके बगल में खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था और वो उसे देख भी रहा था। खाना बना लेने के बाद विंग सारे बर्तन को सिंक में डाल देता है और 2 जगह खाना निकालता है, एक खुद के लिए और एक उस घोस्ट के लिए। उसके बाद वो वहाँ पे रखते हुए कहता है कि तुम्हारा खाना है, अगर तुम्हें किसी चीज़ से नाराज़गी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, ये भी मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मुक्त करने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूँ तो कैसा रहेगा? तुम यहाँ फँस गए हो। मुझे पता है तुम्हारे इस मैंसन के ऊपर तंत्र हुआ है, तुम्हारे आत्मा के ऊपर भी तंत्र हुआ है, इसी वजह से तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा पा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मुक्त करने आया हूँ, तुम जो कोई भी हो। इतना बोल विंग मुस्कुराते हुए खाने लगता है। सामने वाला शख्स बस अपने दोनों गालों के ऊपर हाथ लिए हुए उसे देखता रह कहता है, क्या सच में? पर मैं तो जिंदा होना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने सुना कि तुम एक हीलर हो, स्पिरिचुअल और तांत्रिक भी हो। क्या तुम मुझे जिंदा कर दोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारे पास लौटना है। इतना बोल वो उस बॉल को लेकर के खाने लगता है। विंग को चॉपिंग की आवाज आ रही थी, लेकिन कौन खा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा था। विंग समझ गया था उसके साथ कोई और भी है। वो चुपचाप से अपना सर नीचे गोते खा रहा होता है, हालांकि उसकी फटकी हाथ में आई हुई थी, लेकिन नए बी लाइक ढीठ। हाँ, तो ऐसे करके वो बैठा हुआ था। खाना पीना हो जाने के बाद विंग बर्तन वगैरह धो लेता और कहता है, एक बार मैं इस दिन में पूरे घर का चक्कर लगा लेता हूँ। फिर वो अपने हाथ में क्रिस क्रॉस वाला तार आता है, जिससे हमें ना वास्तु सही है या नहीं है, खराब है, वो पता चल जाता है। तो हाथ में ना वो लोहे को लेकर के चेक कर रहा होता है। विंग को घर के कई कॉर्नर में ऐसी चीजें मिल रही थी जो कि नेगेटिविटी से भरी हुई थी। विंग कहता है, एक एक चीज को ठीक करना होगा मुझे। और उसके बाद सारा चेक कर लेने के बाद घर में आता है और धीरे धीरे करके वो पाउच तैयार करना स्टार्ट करता है। ये सैंग भी सारा सामान लेकर के आ गया हुआ था। वो जैसे उस घर को ओपन करता है वी, तब तक पूरा शुद्धिकरण कर रहा होता है। वी से पूरे घर के चक्कर काट लेने के बाद आकर सोफा पे बैठते हुए कहता है, पापा कहाँ चले गए? तभी वी अंदर से आ रहा होता है। वी सिंह देखते कहता है, लाबो मैं सारा सामान लेके आ गया। तो विंग कहता है, आप रख दो और जाओ यहाँ से। तो कहता है, आप इतने बड़े मैंसन में आए हो और आपने मुझे बताया भी नहीं, अकेले अकेले वेकेशन बना रहे हो? तो विंग कहता है, मैं यहाँ वेकेशन बनाने नहीं आया हूँ। नहीं सर, यहाँ से जाओ। तो नहीं सिंह कहता है, बट आप तो यहाँ हो तो मैं भी यहाँ रुक जाता हूँ ना, मजे करेंगे है ना? विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा यहाँ से जाओ। और हाँ, इस घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ओनली फॉर नहीं है, एक बुरी आत्मा भी है, वो तुम्हें जान से मार देगी या बीच से फाड़ देगी। इतना बोलना हुआ ही था तो नहीं सिंह कहता, क्या कहा आपने? सच में? कहता है, बेचारा नहीं सिंह अकेले पूरे घर का भ्रमण करके आया था, अब इस पूरे घर को एक राउंड देखते ही कहता है, लाओ वो, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर कहता है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस घर के जितने भी नेगेटिव चीज है वो सबको ठीक करने के लिए पाउच बना रहा हूँ। तो कहता है, मैं आपकी मदद कर दूँ? नीम कहता है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से जल्दी जाओ जितना हो सके। और हाँ, तुम्हें एक काम करना है। इतना बोल रिंग एक पर्ची लिख कर देता है और कहता है, ये काम तुम्हें करना है, वो भी इस तारीख को। नहीं सिंह वो ले लेता और कहता है, जी लो वो। बेचारा हमारा नहीं सिंह जैसे आया था वैसे उल्टे पार उस मेंशन से बाहर जाता है। आधा किलोमीटर निकल जाने के बाद उस मेंशन को पलट कर देखता और कहता है, कितना अजीब जगह है ये। आह यार, यहाँ पे लोगो अकेले काम कर रहे हैं, पता नहीं, भगवान आपकी रक्षा करे। इतना बोल नहीं सिंह वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद एक कार वहां कर रुकती है। उस कार के गेट से एक लेडी जिसकी एज ना ऑलमोस्ट ना 45 या 48 के आसपास होगी, वो वहां पे खड़ी हो जाती है और उस गेट से उस जाते हुए निहिसंग को देखती है। और वो बस देखती है, उसके बाद वो वापस से उसमें बैठ जाती है और वहां से क्रॉस हो जाती है। और उसके हाथ में एक अंगूठी था जिसे वो ऐसे ना क्रश कर रही होती है, और वो समझ गई थी कि इसके ऊपर जो तंत्र किया गया था वो हट गया है और वो कुछ उसका उपाय या तोड़ निकालेगी जरूर। इधर विंग वहां बैठ जाता है और सारों पाउच को ना भरना स्टार्ट करता है सारे सामान से, जो भी नील सिंह ने उसे दिया हुआ था। सब कुछ भर लेने के बाद विंग ने जितनी जगह पे नेगेटिविटी के निशान छोड़े थे, उस जगह पे जाकर के गड्ढा खोद करके उन सारी चीजों को डाल देता है। डालने के बाद
वापस से मेंशन आ जाता है और जो बचा हुआ खाना था वो भी फिर से अपने लिए और दूसरे के लिए निकाल करके वहाँ पे और वो रख देता है। खाना खा लेने के बाद बर्तन वगैरह धो लेने के बाद रिंग अब आता है बेड पे। रिंग आते ही बेड पर आंख बंद करने से पहले कहता है, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मेरे सामने आओ, बिना मुझे नुकसान पहुंचाए, वरना मैं दूसरे तरीके अपनाऊंगा। और इतना बोल रिंग आंखें बंद कर देता है। उस रात रिंग के साथ कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। रात के 2 बज रहे थे और रिंग गहरी नींद में था। अचानक से रिंग को एक पियानो की धुन सुनाई देती है। रिंग को ये धुन काफी फैमिलियर लग रही थी। रिंग धीरे से ना अपनी आईज ओपन करता है तो उसकी बॉडी ना स्लीप पैरालाइज में चली गई हुई थी। उसके हाथ पैर ना हिल ही नहीं रहे थे, ना ही बॉडी मूव हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने बेड में ना गम लगा के चिपका दिया हो। रिंग अपनी पूरी मेहनत करता है उसे निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पाता है। रिंग धीरे से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम मुझे हार्म नहीं पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। तो उसकी बात ही, मैं तुम्हें अब मुक्त करने आया हूँ, इस मेंशन को छोड़ दो और चले जाओ। इतना बोलना हुआ ही था कि अचानक से एक छत के ऊपर परछाई बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर विंग के पसीने छूट रहे थे। उसका हाथ पैर पूरा गीला गीला हो रखा था। वो परछाई धीरे धीरे आदमी का शेप लेते हुए विंग की तरफ बढ़ रही थी। विंग कहती, सेट 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 सेट। मुझे लगा था सब ठीक है, लेकिन अभी 3 बजने वाला है। ओ गॉड, इस समय तो इनकी एनर्जी पीक पर होती है। ये बोलकर ना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। अब हालांकि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, बट फिर भी वो मंत्र बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन अपने गले में पहने हुए ताबीज को वो पकड़ नहीं पा रहा था। और वो परछाई अचानक से उसके सामने आती है, दिल बहुत बड़ा मुंह बनाती है आ करके। फिर उस फेस को ना अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और कहता है, गॉड नो 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 प्लीज प्लीज। पर वो परछाई धीरे धीरे करके रिंग की बॉडी को टच कर रही थी। अजीब सा टच। रिंग पहले तो समझ नहीं पा रहा था, फिर जब देखती कि वो बॉडी को अलग तरीके से टच कर रहा है, कहता है, कौन हो तुम? हाँ, मुझे बताओ, मेरी मदद चाहिए, बोलो। यहाँ पे दो 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 एनर्जी है। कौन से वाले हो तुम? पर वो एनर्जी उसे कुछ नहीं बोलता है। एंड देन फिर धीरे धीरे से टक 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 की आवाज आती है। एंड देन वो मिरर के सामने में था। फिर अब उसका बॉडी ढीला हो चुका था। एंड देन वो उठता है। उठने के साथ ही वो सामने जाता है, जहाँ पे मिरर में वो परछाई दिख रही थी, हल्का हल्का। पर अभी भी फेस क्लियर नहीं था। फिर कहता है, "तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ।" वहाँ पे वो शख्स अपने मुंह से फूंक करके और स्माइलीज बना देता है। फिर कहता है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताओ। और उसके बाद वो आसपास देखता है तो कुछ भी नहीं था। पिंक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिंक रोज रात को उससे ना संपर्क करने की कोशिश करता और जो वो आत्मा थी ना, वो उससे दर्पण के जरिए, पियानो के जरिए, सपनों के जरिए बात करना स्टार्ट कर देता। वो उसे कुछ कहता, पर विंग को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया था। हाँ, विंग को इतना तो एहसास हो गया था कि ये उससे मदद मांग रहा है, लेकिन कैसे करे उसे नहीं पता चला। विंग एक दिन ऐसे ना पूरे घर के ना ऐसे करते हुए ना स्टडी रूम में आता है। होता है ना, चेकआउट करते हैं। जब चेकआउट करते हुए जब स्टडी रूम में आता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। वो कमरा काफी बंद था और खोलने में भी उसे बहुत मशक्कत हुई थी और नॉब को उसने तोड़ दिया था। उसके बाद वो उसके अंदर आया था। जब वो उसके अंदर आता है तो उस कमरा में ना पूरा जाला ताला लगा था। विंग को आश्चर्य हो रहा था कि पूरा मेंशन साफ सुथरा था, बस इस स्टडी रूम को छोड़कर। दैट्स वाई वो उस स्टडी को रूम को जब टेक आउट करना स्टार्ट करता है ना, वहाँ पे बहुत सारी फाइल थी और फाइल सबके साथ में रखा हुआ था एक फोटो फ्रेम, जिस फोटो फ्रेम को विंग के हाथ से लग जाता, नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उस कांच को ना ऐसे उठाता है ना, तो उसके हाथ में ना ब्लड लग जाते हैं। विंग आह करते हुए उस फ्रेम को साइड करता है और उसमें से पेपर निकालता है। और वो पेपर किसी और का नहीं, हमारे फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर रैन वांग जी का था। विंग एक स्मार्ट हैंडसम सा बंदा, इसमें एक रेयर ऑरा का पिक्चर था, जिसने ब्लैक कलर का अटायर पहना हुआ था, थ्री अटायर सूट, डार्क पर्सनालिटी, गले में पेंडेड और हाथ का शेप एकदम खरूच वाला स्टाइल। ऐसे बना करके वो चेयर पे बैठा हुआ था और विंग उस पिक्चर के ऊपर हाथ लगाते हुए कहता है, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ। पीछे से एक वॉइस आती है, हाँ, तुमने ही तो मुझसे कहा था ना
मरकर भी तुम मेरा ही रहेगा हमेशा। क्या तुम्हें याद नहीं है? नहीं, आसपास की चीजों को देखने स्टार्ट करता है क्योंकि वॉइस आई थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। विंग कहता कौन है यहाँ पे? हाँ, मैंने कहा कौन है? विंग के गले में जो लॉकेट था ना वो लाइट कर रहा था। विंग समझ गया था कि उसके अलावा कोई और है यहाँ पे। विंग कहता है क्या मुझसे बात करना चाहोगे? विंग, अब उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे, इसलिए फिर उसे सूडो का तरीका याद आता है। वो जल्दी से एक पेपर निकालता है उसी रूम से, चार्ट पेपर, और नीचे जमीन पे ना एक चित्र बनाता है उस पेपर पे। उसके हाथ में खून था जिसकी वजह से वो और काम कर रहा था। सूडो बनाने के बाद उसमें नंबर लिखता है, और नंबर्स लिखने के साथ ही उसके ऊपर एक सिक्का अपने पॉकेट से निकाल कर रख देता है और कहता है अगर तुम हो तो मुझे बताओ कि तुम हो यहाँ पे। वो सिक्का वाई पे आता है, आई मीन कि हाँ। विंग कहता है तुम क्या चाहते हो मुझसे? मदद? तो वो सिक्का एच पे जाके रुक जाता है, और विंग उसे कहता है अच्छा, तुम इस मैंसन को छोड़कर जाना चाहते हो? तो वो सिक्का नो पे चला जाता है। विंग कहता है फिर मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? मुझे कुछ तो बताओ। हाँ, तभी विंग के हाथ में ना अचानक से ना विंग को कुछ एहसास होता है। उसका राइट हैंड ना अचानक से मूव होने लगता है, और वो ऐसा ना थोड़ा-सा टिघरते हुए और एक पेन जो ड्रॉ में था वो निकालता है, देन आँखें बंद करते हुए लिखना स्टार्ट कर देता है। और ये जो कुछ भी लिख रहा था विंग खुद नहीं लिख रहा था। लान वांगजी की आत्मा उससे फ़ोर्सफुली लिखवा रही होती है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करना ये होता है। अगर आप किसी भी तरीके से उससे संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो स्क्रिप्टिंग करने लगा था। वो बहुत सारा कुछ लिख लेने के बाद, जो कि हालाँकि बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड लिखा था, बेहोश हो जाता है क्योंकि इस चक्कर में उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट मिस्ड हो गई थी। दैट्स व्हाई वो बेहोश हो गया था। रात के 7 बजे का टाइम था, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे अभी भी बैठा हुआ था। लेकिन उसे जैसे ही एहसास होता है कि खतरा है, तो वो विंग को उठाने की कोशिश करता है और उसके आगू आजू-बाजू घूमते हुए से कहता है विंग, विंग, विंग उठो, विंग उठो, विंग उठो। पर विंग नहीं उठ पा रहा था। लेकिन हाँ, विंग की बॉडी से विंग की आत्मा ज़रूर बाहर निकल आई थी, और उसकी आत्मा ने वांग जी को देखा था और वो कहता है कौन हो तुम? तो वांग जी कहता है टाइम बहुत कम है, ये लेटर पढ़ो। तब तक मैं उसे रोकता हूँ क्योंकि वो फिर से तांत्रिक को लेकर आई है इस घर को बांधने, मुझे बांधने, और इस बार तुम्हें भी बांधने। रिंग कहता है कौन है वो? मुझे कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना बोल वो बाहर चला जाता है। रिंग उस पेपर को उठाता है जिस पर उसने खुद ही हैंड राइटिंग लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था तुम और मैं, हम दोनों एक है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और हमारा मिलना तय था। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ क्योंकि तुम्हारी बॉडी दफना दी गई थी और तुम्हारा रिचुअल्स हुआ था, पर मेरी बॉडी फंसी हुई है आत्माओं और मनुष्य के संसार के बीच। इसी वजह से मेरा आत्मा इस घर में कैद हो गया है, और मुझे इस घर तक ही कैद किया गया है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता जब तक कि वो तांत्रिक मारा ना जाए। ये बोलकर, और वो पेपर में कुछ भी नहीं था। विंग वापस अपनी बॉडी में जाता और उठता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है बाहर ना दो मतलब फाइट हो रहा है। एक मतलब एक ब्लैक चील टाइप का, कौवा टाइप का मतलब चीज समझ सकते हैं हम, वो और वंगजी की रूह के बीच में। वो उसको लेकर के ना पकड़ रहा है और उसको चीर के फाड़ के फेंकते जा रहा है। उस घर में बहुत सारे कौवे हो गए थे, बहुत सारे। एंड देन अचानक से चैंट की आवाज आती है। विंग ये जब सुनता है तो वो कहता है लान वांग जी, मैं कुछ करता हूँ। वो कहता है तुम्हारा ब्लड मुझसे जुड़ा है विंग, तुम तो मम्मा मम्मा। अरे इतना बोलने के बाद ही वांग जी ना वहां पे बैठ गया था क्योंकि उसकी आत्मा फिर से बंध गई थी। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए वो जल्दी से भाग कर जाता है अपने कमरे में, और वहां पे जाकर के एक किताब लेता है, हाथ में कमलगट्टे की माला लेता है, एंड देन नीचे आता है। आते ही वो वहाँ बैठ जाता है। देन जो चैंटिंग होता है ना, वो बहुत मतलब ऐसे चैंटिंग वो कर रहा था जिसे एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो जिंदा होकर भी मतलब इंसान होकर भी वांगजी को अब देख सकता था। ऐसे वाले चैंटिंग वो कर रहा था। तो ऐसा करने के साथ ही उसके रूह की तरफ हाथ बढ़ा देता है और वो चैंट करना स्टार्ट कर देता है। विंग जिसकी अवशेषित एनर्जी पहले ही लानवांग जी की वजह से खत्म हो चुकी थी, और ये चैंट करने वक्त ना वो इतना ड्रेन डाउन जा रहा था, इतना ड्रेन डाउन जा रहा था, लग रहा था कि वो अब ना झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी लास्ट कोशिश करने के साथ ही वो उसके बंधन को तोड़ता है। पूरा घर जो था ना उस तांत्रिक के प्रभाव से मुक्त हो गया था। एंड देन वो वहां पे सो गया हुआ था। वांग जी
वो भी उस तरफ लेटा हुआ था। उसकी आत्मा, अपवित्र आत्मा थी, उसके ऊपर से ब्लैक साया हट गया था। उस घर के ऊपर जो ब्लैक नेगेटिविटी थी ना, वो भी हट गई थी, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। विंग को वांगजी ना, मतलब ऑलमोस्ट 3:30 हो रखा था पहले से ही। और उसके बाद ये सभी चीजें, तो रात के ना 9 बजे के आसपास विंग की नींद खुलती है। बहुत थका हुआ था वो। तो लैनजान उसे कहता है, काश मैं इंसान होता, अपनी बाहों में तुम्हें उठाता, बेडरूम में लेकर जाता और तुम्हें सुला देता हनी। पर मैं तुम्हें छू नहीं सकता, पर मैं छूना चाहता हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, पर मुझे अच्छा लग रहा है मैंने तुम्हें बचा लिया। मेरा फोन लाओ, एक काम करना है। तो वो कहता है, सॉरी, मैं निजी चीजें नहीं छू सकता, बट हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें अपनी बाहों में उठाने की। इतना बोल वो आत्मा, जो कि वो खुद कमजोर है रखी थी, विंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी साथ ही नहीं दे रही थी। और ये कहता है, हाँ, हमें ऐसे ही कुछ देर आराम करना चाहिए, क्या पता कल तक हम ठीक हो जाएंगे। ये बोलते हुए एक तरफ से विंग का मुंडी था, एक तरफ से वांगजी। दोनों दूसरे को देखते हुए पागलों की तरह हंसते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। यह एहसास वांगजी के लिए खूबसूरत था और वो खो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह वांगजी देखता है कि विंग की नींद खुल गई हुई है। तो उसे कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? विंग कहता है, हाँ मैं देख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करना होगा। वांगजी कहता है, वो क्या? कहता है, अभी बताता हूँ। फिर विंग अपना फोन लेता है और आयुवान को कॉल लगाते हुए कहता है, आयुवान, क्या तुम फ्री हो? मेंशन आ सकते हो? आयुवान कहता है, यस सर, मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगा। कहता है, ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही वो कहता है, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि ये सब कैसे हुआ? हाँ, यहाँ तक तो जहाँ तक मुझे पता है कि शायद से मेरा कोई कनेक्शन है तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ का। पर क्या? हाँ। वंग जी उसे मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? कहता है, नहीं याद आया, इतना तो पता है कि हमारा कोई रिश्ता तो है, पर कौन सा रिश्ता है मुझे कुछ नहीं पता। वंग जी विंग से कहता है, ठीक है, चलो बताता हूँ। तुम और मैं, हम दोनों हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से हम सबको इतनी बड़ी सजा मिलेगी। विंग कहता है, एक गलती? वंग जी कहता है, हाँ। अब हम चलते फ्लैशबैक में। वंग जी उस समय ऑफिस संभालना स्टार्ट ही किया था। लैंड एम्पायर्स के 2 हायर थे और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले नन अदर देन हमारे लैंड किरण थे। लैंड किरण ने सीजन को एक कंपनी दी और अपनी कंपनी उसने लैंड वांग जी को सपोर्ट कर दी। लैंड वांग जी, लैंड एम्पायर का रूल्स था कि ऑफिस रोमांस कोई भी नहीं करेगा। लैंड वांग जी ने गलती से गलती कर दी थी। उसने बाईशुआन को ये कहकर निकाल दिया था कि तुमने इस कंपनी में बहुत सारे गबन किए हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लीक किया है। और इतना बोलने के साथ ही उसे निकाल दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद वांगजी के लिए एक सेक्रेटरी हायर की गई थी, जिसका नाम लीजा था। लीजा उस कंपनी में आती है और वो वांगजी के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। लीजा सबके नजरे में काफी अच्छी थी, परफेक्ट थी, उसने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन धीरे धीरे करके वांगजी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो विंग कहता है, आखिरकार ऐसा क्यों? वांगजी कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर लगभग मेरे कंपनी संभालने के 1 साल बाद मेरी एंगेजमेंट तुमसे तय हुई। तुम्हें पता है, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे 25 साल पहले थे। विंग तो विंग कहता है, मेरा नाम विंग नहीं है, मेरा नाम वी वूशान है और लोग मुझे आइंग बुलाते हैं। तो वांगजी कहता है, हाँ, रूह और आत्मा बदल जा रूह आत्म सॉरी शरीर बदल जाता है पर रूह वही रहता है। तुम कोई भी बॉडी ले लो, पर मैं हमेशा पहचान लूंगा। ये बोलकर कहता है, चांग परिवार। उस घर में 3 बच्चे थे, चांग यांग ली, चांग चेंग और चांग पी। चांग चेंग की शादी मेरे काका लांसी चंद के साथ में तय हुई थी और मेरी शादी तुम्हारे साथ तय हुई थी। पहले से ही यानी सीजे की शादी हो रखी थी और हम तुम दोनों बचे थे। हमारे घर में पार्टी चल रही थी। उस दिन मेरा और काका का एंगेजमेंट था तुम्हारे साथ। हम दोनों ने सबने बहुत खुश थे। पूरा लैंड मेंशन सजा हुआ था, ढेर सारी शॉपिंग तैयारियां। हम दोनों बहुत ही कम मिलते थे एक संडे डेट की जगह पे, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हमने बहुत सारे सपने सजाए थे, बहुत सारे सपने शादी के बाद का। हम हम एक्साइटेड थे एंगेजमेंट के लिए भी और शादी के लिए भी।
जब तुम रेडी होकर मेरे घर आए थे, मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया था। व्हाइट टक्सीडो, 3 अटायर सूट, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। हालाँकि हमारे लिए ये शादी बिज़नेस अलायंस था, बिज़नेस मर्जर था। पर हाँ, हम में से किसी ने भी एक-दूसरे को मना नहीं किया था। नहीं, अरे तो बोलते हुए वांग जी की जो रूह थी ना, वो विंग के ना गालों को सिर्फ टच करने की कोशिश करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अंकल अनाउंस करते हैं हम लोगों की एंगेजमेंट की, और हम और काका दोनों स्टेज पे खड़े थे। फिर तुम और चांगा स्टेज पर आते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और हर बहन के साथ में इसे सेलिब्रेट भी किया, डांस किया, खूबसूरत पल को याद किया। काका और श्याम काका नीचे रह गए थे, पर मैं तुम्हें लेकर ऊपर अपने कमरे में आ गया था। और मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे बालों को कियर्स करते हुए तुम्हारे लिप्स को टच किया और तुमसे परमिशन मांगी किस करने की। हालांकि तुम थोड़े से घबराए हुए थे, पर फिर भी तुमने अपनी आंखें झपकते हुए बंद कर दी। मैंने पहली बार तुम्हारे लिप्स को छुआ था, किस किया था। हम किस करते करते एक्साइटेड हो गए थे, और जैसे ही एक्साइटेड होकर हम बेड पर जाते, डोर पे नॉक होती है। मेरी सेक्रेटरी हम दोनों के लिए वाइन लेकर आई थी। हम दोनों ने वो वाइन लिया और एक दूसरे को बाहों में ऐसे एंटेंगल करते हुए दोनों आदमी पी गए। मुझे नहीं पता था कि वो हमारा आखिरी दिन और आखिरी मुलाकात ही नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे लिए 25 साल वेट करना पड़ेगा। विंग कहता है, लेकिन इस सब से क्या। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और उसके बाद विंग देखना स्टार्ट करता है। वांग जी और विंग दोनों नीचे गिरे हुए थे क्योंकि उस वाइन में जहर था, वही जहर जो धीरे धीरे करके उसकी सेक्रेटरी वांग जी को दिया करती थी। वांग जी का पूरा शरीर ना काला पड़ने लगा था। विंग वहां पे ऑलरेडी उसके पूरे मुंह से ना फेन आ रहा था और वो पूरा ना मर चुका था। वांग जी धीरे धीरे घसीटते हुए विंग की तरफ जाता और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता, नहीं, उठो, उठो, हमने तो अभी जीना स्टार्ट ही किया था। शादी के बाद मेरे बहुत सारे सपने थे। ही उठ जाओ, तुम्हें मेरे साथ जीना है और मेरे साथ रहना है। इतना बोलने के साथ ही वांग जी वो भी दम तोड़ देता है। हालांकि कहते हैं मरने के वक्त में अगर आपकी जो प्राण है वो आंखों से या गले से या मुंह से निकले तो अच्छा रहता है, लेकिन वांग जी के प्राण नावल से निकला था। मतलब कि उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी, और आखिरी वक्त में जिसकी इच्छा अधूरी रह जाती है उसकी आत्मा का वैसे भी मुक्त नहीं होती है। वे जो कि मर चुका था, और वांग जी भी। जब इधर पार्टी वगैरह खत्म होने के बाद जो लैंस एजेंट थे वो वांग जी को देखने आते हैं, तो वहां पे उन दोनों को देखते हुए वो चिल्लाकर धड़फड़ाकर गिर जाते हैं। उन्हें चक्कर आ गया था। उसकी आवाज सुनने के बाद सारे लोग उस तरफ देखते हैं, और फिर लैंड किरण अंकल ऊपर आते हैं। उन दोनों को देखते मात्र ही उन्हें तो हार्ट स्ट्रोक आ गया था। जैसे तैसे करके लैंड किरण अंकल को स्ट्रोक को रोका जाता है, एंड देन उन दोनों बॉडी को ना हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर उन्हें पहले ही मृत घोषित कर देते हैं। दूसरे दिन भीम और वांगजी दोनों को ग्रेवयार्ड ले जाकर के दफन कर दिया जाता है, और अंकल उस घर में वापस आ जाते हैं। ये घर ऑलरेडी मनहूसियत से भर गया था। कल रात तक इस घर में खुशियां थी, सब लोग खुश थे, बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन आज उसका उसका नेफ्यू इस दुनिया में नहीं रहा। इवन इवन जियांग सिंह और जियांग फेमियांग, जियांग यू, यानली सब लोग सदमे में थे, क्योंकि किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था कि एंगेजमेंट वाले दिन दोनों बच्चे इस तरह से मर जाएंगे। खोजबीन किया गया तो वो सेक्रेटरी मिली, जिसके बाद उन लोगों को उसे ऐसे ना मतलब बोला कि पुलिस के हवाले कर देने के लिए, लेकिन तब तक सेक्रेटरी ने अपना काम कर दिया हुआ था। सेक्रेटरी को आजीवन कारावास की सजा के लिए उसे जेल में डाल दिया गया था। अब इधर बॉडी 3 दिन मर जाने के बाद चौथे दिन किसी भी धर्म में, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, अमेरिका, कहीं पे भी हो, नॉर्मली इंडिया में 12 से 15 दिन का श्राद्ध कार्यक्रम चलता है, लेकिन बाहर के देशों में 4-4 दिन का होता है। तीसरे दिन रात को वांग जी की बॉडी को उस जगह से निकाला जाता है, उस ग्रेवयार्ड से निकाल करके, और वहां पे मिट्टी वगैरह डाल करके अच्छे से ढक दिया जाता है। और उसके बाद उस बॉडी को लेकर के कुछ लोग उस घर के बैकयार्ड में आते हैं। उस घर के दीवार को खोदा जाता है, खोद करके, और उसके अंदर उस बॉडी को डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर एक लॉकेट लटका दिया जाता है, और फिर उस दीवार को चुन दिया जाता है।
और वो लॉकेट उसके बॉडी को हम कह सकते हैं कि बांधे रखेगी, उसकी आत्मा को इसी घर के अंदर तक, इसके बाहर वो कहीं नहीं जा सकता है। और उसके बाद जो हमारा विंग था वो अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि यही वजह है कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो। फोंगजी कहता है, हाँ, यही वजह है कि मैं इस घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। फोंगजी विंग को देखता है और विंग वांगजी को देखता है। विंग की आंखों में आंसू था और कहता है, तो क्या यही वजह था जो मुझे पिछले 20 सालों से एक सपना आ रहा है? क्या वो तुम थे? वांगजी कहता है, मैं था, मैं तुम्हें बुला रहा था, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था। 25 साल कब नहीं होते हैं भी। मेरी आत्मा तड़प कर मर जाती थी हर रोज रात को, जब ऐसा लगता था कि तुम कभी नहीं आओगे। जिस दिन तुम आए उस दिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं बहुत खुश हूँ। वापस से अपने विंग को देखकर विंग गले लगाना चाहता था, उससे प्यार करना चाहता था, चूमना चाहता था, लेकिन किसे गले लगाए? एक स्पिरिट को, जो कि वो उसे गले लगा सकता था, हक कर सकता था, लेकिन अभी दोनों की पावर्स बहुत कम थी। विंग कहता है, तो क्या चाहते हैं आप कि मैं आपको मुक्त कर दूं? फंगजी कहता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। टिंग कहता है, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है। मुझे आपकी पूरे शरीर को इकट्ठा करना होगा और आयुवान को आने दीजिए, हम इस पे काम जरूर करेंगे, क्योंकि उसने जो तंत्र किया है जिसे अभी हमने तोड़ा है, जाहिर सी बात है वो तांत्रिक जिंदा होगा और उसका मरना जरूरी है। तो वो कहता ठीक है। तभी डोरबेल बजता है, शाम का टाइम था। आयुवान जिनलिंग को लेकर आया हुआ था और कहता है, सांप ने बुलाया। विंग सारी बात बता देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंकल की आत्मा है, डरो नहीं, अब तुम्हें एक काम करना होगा। आयुआन की आंखों में आंसू था और कहता है, मतलब डैड जो हमेशा बोलते थे कि हमारे अंकल अब्रॉड चले गए हैं और वो चाइना वापस कभी नहीं आएंगे, वो सब झूठ था? तो विंग कहता है, हाँ, सब झूठ था। तुम्हें उस तांत्रिक को पकड़ना होगा, क्योंकि उसने अभी अभी जस्ट तंत्र किया है। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे पकड़ोगे, लेकिन हाँ, ये काम करना चाहिए। जब वो पकड़ में आ जाए तो उसे सीधे सूट करना होगा तुम्हें, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो अंकल को कभी मुक्त नहीं होने देगा। तो कहता है ठीक है। उसके बाद जो विंग था एक ताबीज बनाता है। जिनलिंग और नी सिंह दोनों को डर लग रहा होता है, तो विंग कहता है, डरो नहीं, वो तुम्हारे अंकल हैं, और हाँ, उनसे कहो हेलो। आयुवान ना आसपास देखता रहा, कहता कहाँ कहूँ? विंग कहता वो तुम्हारे सामने है, मेरे बगल में बैठे हैं। हिवान ऐसे ना 90 डिग्री बो करते हुए वांग जी को ग्रीट करते हुए कहता, अंकल आपका स्वागत है, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि आप हैं, तभी तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे डर नहीं लगा था। वांग जी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसके सामने में युवान सेम टू सेम उसी के जैसा दिख रहा था, जिस तरह अपनी जवानी के दिनों में हमारा वांग जी था। गुस्से वाला, शॉर्ट टेम्पर और हॉट डैशिंग बंदा, उसी तरीके से। उसको देख करके वांग जी उसे कहता है, नहीं, मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। विंग कहता है, तुम अभी भी जवान हो? विंग कहता है, तो वांग जी उसे कहता है, अगर मेरे काका का बेटा इतना बड़ा हो सकता है तो मैं जवान कैसे हो सकता हूँ? विंग मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो युवान से कहता है, जाओ उसे ढूंढो और उसे मारो, जब तक वो नहीं मरेगा इस घर के जो चारों तरफ तंत्र किया गया है वो खत्म नहीं होगा। मैंने डाल रखे हैं, तुम जैसे उसे मारोगे यहाँ पे पैक जितने भी हो वो सारे फूट जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा। जाओ। उसके बाद वहां से चला जाता है। अब वांगजी को विंग को करना था एक रिचुअल, तो कहता है, आपको मेरे साथ इस स्पेक्ट्रम में बैठना होगा। वांगजी कहता है, वो क्या है? विंग कहता है, आपके बॉडी को वापस जो लाना है। इतना बोलने के साथ ही वो कहता है, चलिए। फिर वांगजी और विंग पीछे जाते हैं, जहाँ पे विंग उस दीवार को फोड़ता है, उसमें से हड्डियां सारा कलेक्ट करके लाता है, सिंगल सिंगल चीज उठा कर लाता है, जो कुछ भी उस कपड़े के अंदर था, उस स्पेक्ट्रम के अंदर पूरे ऐसे उसको जोड़ देता है। जोड़ने में उसे कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे। इसके बाद वो रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। विंग वहीं पे वांग जी को बोलता है बैठ जाने के लिए। वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग उससे पढ़ना स्टार्ट करता है। इधर जिलिंग और युवान, उन दोनों ने घर आकर के सारी बात बता दी थी। सीजन को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस घर में इतना टाइम तक हॉन्ट करने वाला इंसान वांग जी और साथ में एक और आत्मा को छोड़ा गया था वांग जी के साथ उसकी निगरानी करने के लिए। तो वो आत्मा सबको परेशान करती थी और वांग जी की आत्मा उसे सबसे प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन आत्मा का खेल चल रहा था, ये बात तो किसी को पता ही नहीं था। दैट्स वाई तो वो लोग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। रात के 8 बजे के आसपास युवान और जिनलिंग ने उसे ढूंढ लिया था।
लैंस टीचर उसे कहते हैं, इसके साथ क्या करना है बेटा? युवान कहते हैं, सर ने कहा था इसे चांद से मार देने के लिए और इसके गले में ये डाल देने के लिए, तभी उस पैलेस का तंत्र टूट जाएगा। टीचर कहते हैं, ये मेरे भाई के लिए। और फिर वो उसे पकड़ कर लेकर आते हैं, और अब जो कि ये लोग अपने हाथ से तो उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए सीचेन एक पुलिस वाले को बुलाते हैं। पुलिस वाले को भी पता था भाई ये बहुत सारे लीगल काम करता है, दैट्स व्हाई कहता है इसे क्या करना है। सीचेन कहते हैं इसे सूट करो अभी के अभी। एक जगह ले जा करके उसको गले में से कपड़ा बांध करके वो लॉकेट डाल करके वो पुलिस वाला उसे सीधे सर में ठोक देता है। उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी थी, और उसके बाद कहता चिल्लिंग तुम अपना वाला निकालो। वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। तो सीचेन कहते हैं ये मंत्र क्यों पढ़ रहा है? तो कहता पता नहीं, पर मास्टर ने कहा इसे ही पढ़ने के लिए। चिल्लिंग वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी ना ऐसे फट रही होती है, और देखते देखते उसके अंदर से बहुत सारा ब्लैक धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही देखता है सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था। फिलहाल से उस तांत्रिक की वहीं पे मौत हो चुकी थी। उसके बाद सीजन कहते हैं अब क्या करना है? तो युवान कहता है डैड अभी फिलहाल से कुछ करना तो नहीं है, बट हम वेट कर सकते हैं कॉल आने का। वहीं दूसरी तरफ विंग वो सारा रिचुअल पूरा कर चुका था और कहता है मैं रूह पुनर्जन्म विधि यूज कर रहा हूँ, तो तैयार हूँ। वंग जी उसे देखता और कहता है क्या ये काम करेगा? विंग कहता है अगर प्यार सच्चा है तो ये जरूर काम करेगा, वरना मैं भी इसी के साथ खत्म हो जाऊंगा। वंग जी कहता है ऐसा नहीं है। विंग कहता है अगर मैंने आपके लिए दोबारा जन्म लिया है तो मुझे ये करने दीजिए। और इतना बोलने के साथ ही विंग वहां बैठ जाता है, और वो इस सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए अपना हाथ काटता है एंड देन ब्लड को बीच में डाल देता है उन हड्डियों के ऊपर। फिर वो मंत्र चैंट करना स्टार्ट करता है। पूरे जितने भी घर की चीजें थी वो सब धीरे धीरे करके ना एकदम से अचानक से हवा में उड़ जाती है। एंड देन रात के लगभग 12 बजे के बाद ये रिचुअल्स पूरा करना था उसको, वो करना स्टार्ट करता है और वो खड़ा होता है। हर एक चीज जैसे जम गई थी, और फिर धीरे धीरे करके सारी चीजें अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। और विंग वहां पे मूर्छित होके बेहोश हो जाता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद उन हड्डियों की वजह से जो विंग की रूह थी, कहा जाता है कि अगर रूह की इच्छा और उसका समय अगर पूरा ना हुआ हो और अकस्मात मौत होती है, तो शायद बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो कि उसे जिंदा कर सकती है। यहाँ पे विंग ने अपने सोल का आधा हिस्सा दिया था वांगजी को, दैट्स व्हाई वांगजी की रूह पुनर्जीवित हो सकी थी। धीरे धीरे करके उस बॉडी के अंदर वो जान आना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो बॉडी उस मंत्र की वजह से पूरी तरीके से सुरक्षित थी, जैसे कि कोई मम्मी को सजा के रखा गया था। वो कपड़े में वांगजी की बॉडी पूरी तरीके से सुरक्षित थी, गली वली नहीं थी, बिल्कुल सही सलामत हालत में थी। और वो ताबीज ऊपर में था जिसे विंग ने अभी जस्ट हटा दिया हुआ था। धीरे धीरे करके उस बॉडी को मूव होना स्टार्ट होता है, और वो धीरे धीरे करके उसमें से निकलना स्टार्ट करता है। वो जब बाहर निकलता है तो विंग को बेहोश देखता है। वंग जी कहता है सच में तुमने कर दिया विंग, मुझे यकीन नहीं होता। वो उठता है, फुल नेकेड था क्योंकि वो कपड़े और वो सब ऐसे ही थे ना, तो पूरा फट चिट गया हुआ था। धीरे धीरे करके विंग को उठाता है और उसे वॉशरूम में लेकर आता है, सॉरी बेड पर लेकर आता है, लिटा देता है। एंड देन वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर विंग का ही एक कपड़ा पहन लेता है एंड देन उसके बगल में जाके वो सो जाता है। सुबह में जब विंग की नींद खुलती है तो उसके हाथ में ना बैंडेज लगा हुआ था जो कि वांगजी ने रात को कर दिया हुआ था। उसी के बैग से सारा सामान निकाल करके, और जब वो पलट कर देखता है तो सामने सो रहे शख्स को देखता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे पास्ट लाइफ में विंग हालांकि वांगजी से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन वांगजी को लेकर के विंग के मन में ऐसा कोई भावना था भी नहीं कि वो उसे नफरत कर सके। लेकिन वांगजी ने कहीं ना कहीं शायद उसे अपना सब कुछ मान लिया था, जिसकी वजह से इस जन्म में ये शायद पॉसिबल हो पाया था। विंग उसके गालों को केयर्स करते हुए कहता है वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसा कर दिया। मैं इतना ज़्यादा ड्रेन फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा वीक, जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने 2 क्विंटल का भार डाल दिया हो। पर मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। लोग को क्या कहोगे जब उसके सामने में 30 साल का वांगजी होगा? तो वांगजी कहता है यही कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया और मैं जैसे का तैसा ही हूँ। रिंग कहता है तुम जाग रहे हो? वांगजी कहता है मैं तो बस वेट कर रहा था तुम्हारे नींद खुलने का, मैं कब से जागा हुआ हूँ। लिंग उठता है, कंबल हटाता है तो उसे देखता है कि उसने कपड़े पहने हुए। कहता है हाँ मुझे लगा था। वांगजी कहता है तुम कुछ और सोच रहे थे? लिंग कहता है नहीं तो। फिर उसके बाद वो कहता है थैंक यू सो मच, इतना बोल उसे गले लगा देता है। विंग को एक वार्मनेस से एहसास हो रहा था। कहता है वेट, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वांगजी कहता है हाँ, जब पहली बार यहाँ पे अपना झोला बस्ता लेकर आए थे तभी मैं समझ गया था तुम एक
हीलर बोल सकते हो खुद को, पर तुम एक तांत्रिक भी तो हो। विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होंग जी कहता अगर नहीं होते तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता, फिर मैं इस दुनिया में वापस आता ही नहीं। विंग कहता है ये अच्छा है, अब क्या? कहता है घर चले सबको मिलने के लिए, और हाँ इस घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। कहता है हाँ सिवाय एक को छोड़कर जो इन सब के पीछे है। होंग जी कहता है मैं जानता हूँ वो कौन है, चलो। फिर उसके बाद वो दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और फिर रास्ते में विंग उसे मॉल लेकर आता है। होंग जी कहता है कितना कुछ बदल गया है। विंग कहता है वो तो है, 25 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें हर जगह लेकर जाएगा होंग जी। होंग जी कहता है फिर वो लोग अच्छे से तैयार होते हैं। फिर विंग अपना बोरिया वस्त्रा लेकर सब कुछ लेकर के लैन मेंशन आता है। वंग जी के डेथ के ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद जब लैन सिचेन और यांग जिंग की शादी हो गई थी, तभी लैन किरण अंकल की डेथ हो चुकी है। तो करंट में लैन सिचेन और यांग जिंग और आयुआन बस इतना ही जने लैन मैंसन में रहते हैं। जो नया है वो उसमें, पुराने वाले में वंग जी की रूप फंसी हुई थी। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग आते हैं न्यू वाले लैंड मैंसन में जहाँ पे सीचेन था। उसके बाद डोरबेल बजती है, आयवन गेट ओपन करते कहता है गॉड मास्टर, और कहता है अंकल, कहता डैड डैड मॉम। आचिंग और शीचन भाग कर आते हैं और जैसे वंग जी को देखते पहले तो वो दोनों थम गए थे, एंड देन कहते सच में मुझे यकीन नहीं होता। जियांग सिंह कहता है विंग। विंग कहता है हाँ एक्सक्यूज मी कौन विंग? फिर उसे याद आता है हाँ वो बता रहा था, तो हो सकता है कि इसका पुनर्जन्म है। तो विंग कहता है वैसे वो, लेकिन इससे पहले कुछ कह पाता जियांग सिंह उसे गले लगा चुका था और कहता तो लौट आया। और इधर सीचन उसे गले लगाते हुए कहता है मेरा भाई लौट आया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लौट आया। इतना बोलकर दोनों भरत मिलाप कर रहे होते भाई, पूरा घर एकदम सेंटी सेंटी हो रखा था। उसके बाद सीजन कहते हैं हमें लगा नहीं था कि उस मैंसन में तुम हो सकते हो, हमें तो लगा कि हमने तुम्हें दफन कर दिया, और हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी बॉडी को इस तरह से निकाल दिया जाएगा वहां से। ऐसा करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो सब ना अंदर हॉल में आ जाते हैं। फिर सीजन कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई को आजाद कर दिया। हमसे कहता गगा आप इसे ठीक से देखिए, ये विंग का पुनर्जन्म है। तो सीजन जब उसे अच्छे से देखते हैं तो न्यू हुसन का फेस उसी की तरह हल्का हल्का लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारा विंग थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का इंसान लग रहा था, हाथ में कमल गट्टे की माला और चेहरे पे गॉगल्स था थोड़ा सा। तो उसे देखते हुए कहता है क्या? तो वो कहता और इसी की वजह से मैं मुक्त हो पाया हूँ। इसने रूह पुनर्जन्म विधि अपनाई थी, जिसके बाद मेरी बॉडी वापस से आई और इसने अपने सोल का आधा हिस्सा मुझे दे दिया। तो सीजन कहता है थैंक यू सो मच। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होता है, पर मैं अपने सामने अपने भाई को देख रहा हूँ। तो विंग कहता है सच्चा प्यार अक्सर लौट आता है, लेकिन हाँ अंजी को जान को अभी भी खतरा है, तब तक जब तक कि वो पकड़ा ना जाए मेन कल्प्रिट। तो सीचन और जंगजिंग दोनों कहते हैं मेन कल्प्रिट। तो कहता है काका मेरी सेक्रेटरी। तो कहता है वो तो जेल से। फिर कहता है एक सेकेंड, उसे तो बस 12 सालों के लिए जेल की सजा हुई थी ना, 25 साल, 10 साल से वो आजाद घूम रही है मतलब। तो कहता है ठीक है मैं उसका ढूंढवाता हूँ। इसके बाद आयवन कहता है तो मास्टर, मैं आपको मास्टर बुलाऊं या अंकल बुलाऊं, समझ नहीं आ रहा। तो विंग कहता है हाँ मास्टर। तो वांग जी कहता है नहीं अंकल। जियांग बहुत खुश था तो वो उसे कहता है तुम इसे अंकल ही बुलाओ। और तुम्हें पता है मॉम कितनी खुश होंगी? विंग कहता है मॉम, पर आपको पता होना चाहिए मेरी ऑलरेडी मॉम डैड है जो कि इस दुनिया में नहीं है, और मेरी नानी माँ ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। तो जियांग कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है तो तुम्हारे मॉम डैड तो होंगे ना बुद्धू। पर चलो हम अपने मॉम डैड से मिलवाएंगे तुम्हें, ठीक है ना? बिंग ओके बोल देता है। फिर युवान कहता है पर मुझे एक बात बताओ, क्या हम उसका रिसोर्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं? विंग कहता है हाँ कर सकते हो, सब कुछ करना स्टार्ट करो, लेकिन 7 बजे के बाद सबको वहां से वापस ले आना। तो आयन कहता है धत तेरी की अभी भी वहाँ भूत है। वो कहता नहीं नहीं भूत नहीं है, वास्तु गड़बड़ हुआ है और नेगेटिविटी है, क्योंकि जिसने तंत्र किया है वहां पे कुछ नेगेटिव एंटिटीज को छोड़ रखा है, मतलब भूत टाइप ही समझ सकते हो, जो लोगों को परेशान करेंगे। वो तो वहां पे वंग जी की आत्मा कैद थी, तो उसे वो बचा ले रहा था सबको। तो युवान कहता है तो आप लोगों के बीच में फाइट होती थी? मुझे कहता है कभी कभी जब लोगों को हॉन्ट करने के लिए आते हैं, और जब तुम उस पेंशन में पहली बार आए थे तो तुम्हारे ऊपर झूमर गिरने वाला था। युवान कहता है हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे जिनलिंग ने बचाया था। तो वो कहता तुम्हें जिनलिंग ने बचाया था और मैंने उस भूत को पकड़ा हुआ था और उसे फेंका था बाहर, क्योंकि तुम मुझे अपने से लग रहे थे इवान।
ईवान कहता है थैंक यू सो मच अंकल, और इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है। अपने सामने में अपने जैसे ईवान को देखकर वांग जी का दिल भर आया था, कहता है "हम्म।" उसके बाद फिर सब लोग फ्रेश होते हैं और उसके बाद खाने पे बैठे हुए थे। सीजन कहते हैं मैंने पता लगाने के लिए बोल दिया है, जब वो मिल जाएगा उसका क्या करना है। जी कहता है क्या करना है विंग। विंग कहता है ये तंत्र उसे वापस देना होगा, क्योंकि उसने गुस्से के मारे ये सब कुछ किया और उसे पूछना पड़ेगा आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। कहता है ठीक है, और इतना बोलने के साथ ही वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। वांग जी के रूम में वांग जी को भेज दिया जाता है और विंग नीचे वाले रूम में था। अब हालांकि वांग जी को विंग के साथ रहने का मन कर रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो सो जाता है। लेकिन इवान उसके पास आता और कहता है सच सच बताइए मेरे अंकल ठीक तो है ना। विंग कहता है उनका पुनः रूह जन्म हुआ है, तो वो ठीक तो है, पर जब तक वो नहीं मारी जाती इनकी आत्मा, उनके अंदर विकार रहेगा ही, और वो कब हाइपर हो जाए नहीं कहा जा सकता। तो कहता है उसके बाद कहता है वो स्टेबल रहेंगे और ठीक रहेंगे। इतना बोलकर विंग ना आह्वान को सांत्वना देता है और उसके बाद कहता है जाके सो जाने के लिए। इधर विंग उसे सपने में अपनी नानी माँ दिखाई देती, क्योंकि उसकी नानी माँ भी सेम विंग की जैसी, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल तांत्रिक थी। उसे कहता है तुम्हारे जन्म लेने का मकसद पूरा हो गया। जब तुम्हारी आत्मा भटक रही थी और उसे जन्म देने के लिए कोई नहीं मिला था, तब तब मेरी बेटी ने उसे धारण कर लिया था, क्योंकि मेरी बेटी भी एक तांत्रिक थी। तो वांग जी के ग्रेवयार्ड के पास रो रहे थे विंग। विंग कहता है क्या मतलब। कहता है जब उसकी बॉडी को वहां से निकाल के ले गई थी तब तुम्हारी आत्मा 4 3 ही दिन हुई थी ना, तुम्हारी आत्मा ऊपर नहीं गई थी, और तुम वहां पे बैठ के फूट फूट के रो रहे थे, जहाँ पे नानी उसे सपने दिखाती है, जहाँ पे वो जो उसकी सेक्रेटरी थी जो उसका सारे बॉडी को निकाल कर ले गई थी। तो विंग की आत्मा ना उसके ग्रेवयार्ड से बाहर आकर के और वांग जी के ग्रेवयार्ड के पास बैठ करके रोते हुए कहता है मैं मैं आपके लिए जरूर लौट के आऊंगा, हम जरूर मिलेंगे, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा कि ऐसा कैसे कर सकती है कि आप क्या बॉडी को कहाँ लेके जा रही है, मुझे आपके साथ रहना है। अब जो कि कर्म बंधन और जन्म बंधन के बंधन में दोनों के हाथ बंधे हुए थे, ऑब्वियस सी बात है बॉडी कहीं पे भी रहे रूह कहीं पे भी रही। विंग का तो पूरा अंतिम संस्कार हुआ था ना, जिसकी वजह से चौथे दिन जब उसकी आत्मा मुक्त होकर ऊपर जाती है तो विंग बहुत उदास था, बहुत ज्यादा उदास। भगवान ने विंग के अच्छे कर्म होने की वजह से उसे वापस से मनुष्य जन्म में ही डाल दिया, जहाँ पे उसकी माम खांगसर ने उसे अपना लिया था और विंग वापस से जन्म लिया था वी हुसियान के रूप में इस जन्म में। तो ये सारी चीजें देखते हुए वंग की जब नींद खुलती है तो सुबह के 6 का अलार्म बज रहा था। वो कहता है नानी माँ थैंक यू सो मच यहाँ लाने, मुझे ये सब कुछ सिखाने और मुझे अपने प्यार के पास लाने के लिए। जब इंटेंशन सही हो तो पूरी कायनात रास्ता खुद ब खुद मिला ही देती है। अब रह गया उसकी सेक्रेटरी, तो उसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इतना बोलना हुआ ही था तभी उसे अचानक से अपने हाथ में कुछ फील होता है। उसके हाथ में एक माला था जो कि उसकी नानी ने रात को सोते वक्त दिया था, और रिंग समझ गया था कि इसके साथ क्या करना है। फ्रेश वगैरह होने के बाद वो माला धारण कर लेता है जो कि लॉकेट था चैन का, एंड देन उसके बाद वो बाहर आता है। रिंग कहता है मुझे इस पूरे घर को ना शुद्ध करना है ताकि किसी और की बुरी नजर ना पड़े। सीजन सारा सामान उसे ऐसे ना जुगता दे देते हैं। उसके बाद विंग वो सारी चीजें लेता है, पूरे घर को शुद्धिकरण करने के बाद उस घर को ना अपनी एनर्जी से बांध देता है कि कोई भी तंत्र या कुछ भी हो तो असर नहीं करेगा। उसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है, कहता है अब हमें बस उस सेक्रेटरी को ढूंढना है। इधर वांग जी विंग को देख रहा होता है, कहता है तुमने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विंग कहता है नहीं, वो धन्यवाद तो बाद में, पर मुझे 5 मिलियन मिले थे। अरे युवान को देख रहा था। युवान कहता है हाँ हाँ मैं आपको दे दूंगा। वो कहता मुझे अपनी शॉप भी तो चलानी है। अरे तब बोलकर कहता मेरा काम हो गया, जब वो मिल जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। नाश्ता वगैरह करने के बाद विंग जब जा रहा होता है तो सीचन वांग जी से कहते हैं क्या तुम अभी भी चाहते हो। वांग जी कहता है तो सीचन कहते हैं इस जन्म में वो कोई और है। वांग जी कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, बॉडी किसी और की है, आत्मा तो उसी की है ना। तो सीजन कहते हैं फिर देख क्या रहे हो, जाओ जाके उसे रोको और उसे बताओ अपनी बात। जिंग कहता है मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा भाई वापस लौट आएगा। हंगजी उन दोनों को देखता है, देन बाहर की तरफ भागता है। आयान कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जिंग उसके कान में रोते हुए कहता है 5 मिलियन, हाँ। कहता है मुझे वो काम करवाने थे तो इतने में मान गए। कहता है हाँ फिर भी बहुत कम है, कोई बात नहीं। कहता अभी क्या हो रहा है। कहता चलो देखते हैं। फिर सब लोग वो बाहर आ गए हुए थे। वांग जी जाते हुए विंग को रोकते हुए कहता है आई आई। कहता हाँ और कोई काम है क्या। तो कहता है तुम जानते हो ना पिछले जन्म में हम दोनों। विंग कहता हाँ पिछले जन्म में हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और हम पार्टनर्स बनने वाले थे।
तो वंग जी कहता है इस जन्म में कोई चांस नहीं है क्या? विंग कहता है वो वो तुम्हें पता है ना, मैं वो ये सारी तामझाम करता हूँ। वंग जी कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो विंग कहता है मैं सोच के बता दूंगा, मैं भी चलता हूँ, इतना बोलकर वहां से भाग जाता है। भंग जी कहता है उसने मुझे रिजेक्ट भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। फिर बातें कहता है युआन, तो वहां पे ना पहले तो जियांगजिंग खड़ा था, उसके ऊपर सीजन ऐसे हाथ रखा हुआ था और आयुआन भी सेम अपने पापा की तरह। फिर वांग जी कहता है ये क्या है गाइस? फिर वो तीनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, तो उसने क्या कहा? तो वांग जी कहता है ना ही उसने मुझे रिजेक्ट किया और ना ही एक्सेप्ट किया, पता नहीं क्या कहा। वैसे इवान उसके शॉप का एड्रेस दोगे? वह कहता है हाँ 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 हाँ, ठीक है मैं दे दूंगा। फिर इधर सीजन कहते हैं और मैं उसे ढूंढवाता हूँ। शाम के टाइम पे भांगजी ना विंग की शॉप पे जाता है, जहाँ पे विंग तो पहले जब शॉप पे आया था तो नीही सिंह उसे गले लगकर कहता लाइक लव, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मुझे तो लगा आप तो मरमुरा गए। विंग उसे मारते हुए कहता तुम मना रहे थे कि मैं मरमुरा जाऊं? तो कहता नहीं नहीं नहीं। फिर वो दोनों अपना जितना भी क्लाइंट सब था ना वो सब करने लगा था, अड़ीवान ने उसे 5 मिलियन भेज दिया हुआ था तो वो खुद भी हो गया था। एंड उसके बाद वो कहता है ऐसे लाबा अब हम क्या करेंगे? तो विंग कहता है इस 5 मिलियन को मैं इन्वेस्ट करूंगा और अपनी शॉप को बड़ी करूंगा और मुझे बहुत कुछ करना है ताकि और भी क्लाइंट आए। तो कहता है वो ठीक है। तो वो बोलकर अंदर चला जाता है। जब सामने वांगजी आता है तो उसे देखते कहता आपको किससे मिलना है? वांगजी कहता है मुझे विंग से मिलना है। कहता हाँ यहाँ विंग कोई नहीं है। तो कहता है मुझे आइंग से मिलना है। तो कहता है आपके पास अपॉइंटमेंट है? वांगजी कहता है उसे जाकर बोलो उसका हस्बैंड आया है। भाई साहब नी सिंह तो हाँ करके उसे देख रहा था और कहता है 3 दिन में लॉबा ने हस्बैंड भी बना लिया, वाह कितना फास्ट था ये। फिर वो अंदर जाके कहता है लॉबा आपके हस्बैंड आपसे मिलने आए हैं। तो आइन कहता है हाँ। फिर कहता है हाँ हाँ उसे भेजो। भंग जी अंदर आता है तो कैबिन काफी अच्छा था और आगे में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बॉल रखा हुआ था, लाइट वगैरह की हुई थी। तो विंग कहता है यहीं पे सबको देखते हो? विंग कहता है देखो मैं यहाँ पे भूत वूत नहीं भगाता हूँ, ठीक है, मैं बस यहाँ पे सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसे मंत्राज के द्वारा ठीक कर देता हूँ और वो बाहर माला जो दिख रहे हैं ना मैं उसे दे देता हूँ क्योंकि उसके प्रभाव मतलब वो पहनने से प्रभाव कम होता है ना, और अगर नहीं ठीक होता है तो उनके घर जाके ठीक करना पड़ता है। दैट्स इट। तो सेटअप बनाना पड़ेगा ना। हम जी कहता है इतना भी बुरा नहीं है। वैसे तुमने क्या सोचा? हम कहता है किस बारे में? मुझे कहता है जो सुबह मैंने पूछा था। विंग कहता है हाँ सामने कौन आंसर करता है? तो वांग जी कहता है मैंने पूछा था, हाँ बोलना होगा ना तुम्हें। विंग कहता है जबरदस्ती है क्या? विंग कहता है तो वांग जी कहता है हाँ, तो हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता है हाँ हाँ। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। विंग कहता है वेट मैंने हाँ नहीं बोला। वांग जी कहता है अभी तुमने बोला। विंग कहता है पर मैंने नहीं बोला। वांग जी कहता है तुमने बोला। विंग कहता है अजीब दादागिरी है, मैंने बोला ना नहीं मतलब हाँ मतलब नहीं मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारा रिश्ता 25 साल पहले का था, ठीक है। और इस तवांग जी कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ बोलो। विंग कहता है हाँ। विंग कहता है सुना। वांग जी कहता है सुनाई नहीं दिया। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है जोर से हाँ बोलो। विंग कहता है हाँ 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 हाँ। और वांग जी उसके बालों पर से रफल करते कहता है गुड बॉय। हाँ अब वैसे रात के डिनर पे चलना चाहोगे? विंग कहता है नहीं जाऊंगा तो नहीं चलेगा क्या? वांग जी कहता है चलना पड़ेगा। विंग कहता है ओके। फिर वो दोनों जैसे ही बाहर आके बैठते हैं। विंग कहता है एक मिनट मुझे कुछ फील हो रहा है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है एक सेकंड। ऐसे आसपास घूमता कहता उस साइड। फिर वो देखता है कि एक लेडी मतलब एक ब्लैक कार लगा हुआ और कहता है वहां से मुझे कुछ फीलिंग्स आ रही है। वांग जी कहता है छोड़ो भी। विंग कहता है रुको तो सही, मेरी फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती। और वो उस तरफ जाने वाले थे कि लेकिन वांगजी से खींच के बिठा देता और कहता है ठीक है। फिर वो लोग उसे नंसन लेकर आते हैं। विंग पूरी रास्ते कर रहा था तो मुझे देखने तो देना चाहिए था क्या था। तुम जानते हो ना हम एनर्जी बेस पे ही काम करते हैं, हमें हमें पता होता है एनर्जी कैसे कहाँ से किस तरह से आ रही है। मुझे कहता है हालांकि मुझे पता तो नहीं है पर मैं समझ गया हूँ कि वो वही होगी, इसलिए चिंता मत करो। वहां से हम फुटेज उठाते हैं एंड देन चेक करते हैं ना। इवान कहता है वाह अंकल मैंने सोचा नहीं था आप इतने स्मार्ट निकलोगे। तो सीख सकता है मैं सेक्रेटरी को बुलाता हूँ। अपने सेक्रेटरी लेले को बुलाता है जहाँ पे विंग के जो ऑफिस था ना मतलब जहाँ पे ये सारा तामझाम करता था वहां से वो फुटेज उठाता है जहाँ पे देखता है कि एक लेडी की कार आके रुकी, उसमें से एक ऑलमोस्ट ना 45 से 48 साल की लेडीज थी जिसके बाल थोड़े थोड़े व्हाइट हो रखे थे और थोड़ी सी लग रही थी अमीर जादी टाइप की।
उसके हाथ में ग्रीन एमराल्ड था और वो अपने हाथों को ना ऐसे-ऐसे खरोच रही थी। उसी वक़्त विंग और वांग जी ना बाहर निकले थे। तब विंग ने कहा था मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। उसके बाद वो कहता देखा-देखा मैंने बोला था ना मुझे फ़ील हो रही थी। उसके बाद फिर वांग जी और वो कहते हैं पीछा करो कहाँ है? फिर वो जब देखता है कि वो कार उसके पीछे-पीछे आ रही थी और लैंड मैंसन के बाहर, क्योंकि लैंड मैंसन जो था वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता था, प्राइवेट एरियाज़ था। तो उसके मेन जो गेट थे 1.5 किलोमीटर पीछे ही, वहाँ पे जा कर के रुक जाता है एंड देन वहाँ से चली जाती है वो सीधे। तो कहता अब आगे का चेक करो वो कहाँ गई है। तो लेली कहता है सर मुझे कुछ टाइम दीजिए, क्या करना है? कहता है मुझे बस बताओ कि ये कहाँ गई है और उसे लेकर के आओ। कहता है ठीक है। लेली बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर विंग कहता है हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करने होगा, और साथ में उसके हाथ में जो अंगूठी है मुझे लगता है कि उसी में उसने बांध के रखा हुआ है। इतना बोलकर और वो उसे देख रहे होते हैं। तो वंग जी कहता है ये सारी चीजें मेरे समझ के बाहर है, लेकिन क्या उसने मेरी कोई चीज उसमें बांधी हुई है जिससे मुझे हार्म करेगी वो? फिंग कहता है ऐसा होता है, ब्लड, बाल, कपड़े, कुछ भी जिसे हम तंत्र कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डर गया था सीजन और वांग जी दोनों, और उसके बाद कहता है पर चिंता मत करो। हालांकि मैं ऐसे स्पिरिचुअल वे में सबको ठीक कर देता हूँ, लेकिन अगर ऐसे केस आते हैं तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी नानी एक तांत्रिक जो थी। तो सीजन कहते हैं आपकी नानी का नाम? तो विंग कहता है मेरी नानी का नाम बाओशिश रैन था। वो कहता है ओह माय गॉड, वो तो सच में बहुत बड़ी तांत्रिक थी और उनसे लोग बहुत कम ही मिल पाते थे, तो तुम उनके वंशज हो? विंग कहता है हम्म। खाना ना खा लेने के बाद वो लोग थोड़ी देर बात बात करते हैं। तो लेले उसे कहता है सर हमने उसे कैच कर लिया है। वो जेल से छूटने के बाद एक जेलर से शादी कर ली थी उन्होंने और उसके बाद वाइफ बन गए। उसके हस्बैंड का ना 3 साल बाद अकस्मात मौत हो गई और उसके बच्चे को उसने अपना बच्चा बना करके पाल पोस के यहाँ तक लेकर आई है। तो अब हम क्या करें? सीजन वांग जी से कहता है कि क्या करे? वांग जी कहता है विंग क्या करे? तो विंग कहता है उसे मारना होगा, और क्या, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं थोड़ी मारूंगा। तो सीजन कहता है कोई बात नहीं, हाँ हम उसे पकड़ कर लाते हैं, ठीक है ना? तो वो कहता ठीक है। कहता है नहीं रुको, उसे उसे किस दिन मरे थे हम लोग? फिर कहता है मंगलवार का दिन, कल नहीं परसों, हाँ उसे पकड़ के लाना है परसों। कहता है ठीक है। और कहता है हाँ उसे उसे उसी घर के ग्रेवयार्ड आने के अपने मैंसन के पीछे लेके आना है जहाँ पे उसने वो किया हुआ है। तो कहता है क्या किया हुआ है? कहता है वहाँ चलोगे तब मैं दिखाऊंगा। फिर मंगलवार के दिन जो और सेक्रेटरी थी ना लीजा, उसे पकड़ कर लाया जाता है उसी मेंशन के पास। पहले तो उसके पूरे मुंह पे कपड़ा डाला था, हाथ पैर बांधा हुआ था, एंड देन वहां लेकर आता है। सब लोग वहां पे खड़े थे, सीचन, जियांग चेंग, युआन, जिनलिंग, यानली, जियांग फिमियांग, जियांग यू सब। और उसके बाद विंग और वांग जी भी खड़े थे। लीजा को जब लाया जाता है तो उसे देखते ही लीजा वांग जी को देखते ही एक ईविल स्माइल हंस रही थी, कहती है क्या लगा आपको, आप जिंदा रह जाएंगे? वांग जी कहता है क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। लीजा कहती है कैसे नहीं किया, आपने मेरे हस्बैंड को उस ऑफिस से निकाल दिया। मैं दूसरे डिपार्टमेंट में थी और वो उस डिपार्टमेंट में। आपने क्या बोला था उन्हें? ऑफिस रोमांस अवेलेबल नहीं है, और उसने बहुत सारे गवर्न भी किए थे ना? हाँ किए तो थे, पर इसका मतलब आप उसे निकाल देंगे क्या? ऑफिस में उसकी इतनी सारी जगह आई हुई, सब उसके ऊपर थूक रहे थे। पता है वो हमारे फ्लोर के बिल्डिंग से ऊपर से सीधे नीचे छलांग लगा दिए, और मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। कभी सोचा मेरे बच्चे के बारे में? नहीं। मैंने आपको हर मंथ मैं आपको पॉइजन देती रही 1 साल तक। आपको पता है उसके जाने की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, मेरे सारे सपने टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। और मैं ऐसे ही माफ कर देती आपको? नहीं। वो पॉइजन धीरे धीरे तो काम कर ही रहा था, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन मैंने उस ड्रिंक के अंदर एक शरीर आत्मा डाला था जो कि आपको अंदर से नष्ट कर दे, और वो जहर भी जिसे आप पी गए थे और आपके शरीर के ऊपर आत्मा का वास हो गया था, उसे फिर मैंने अपनी अंगूठी में डाला है। विंग कहता है हाँ वो तो मुझे दिख ही गया था। इतना बोलकर कहता है इसके हाथ से अंगूठी निकाल कर लाओ। टीजा कहती है क्या करोगे तुम इसका? हाँ। विंग कहता है जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। टीजा कहती है अगर उसमें से छेड़छाड़ किया तो ये फिर से मर जाएगा। विंग कहता है ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उन हड्डियों के ढांचे से इसे जिंदा किया है, और इसे मरने दूंगा मैं? बिल्कुल भी नहीं। टीजा कहती है मैंने अपना बदला पूरा किया, तब आप भी कर सकते हैं।
सीचन कहता है विंग अब क्या करे। विंग कहता है 1 मिनट। उस रिंग को ना धीरे धीरे करके एक एक करके निकालता है। उसके अंदर ना जो था ना बाल थे वांगजी के और हड्डी का छोटा सा टुकड़ा था, उसे वो लेता है एंड देन उसे वापस से अपने पॉकेट में जो लॉकेट था ना उसमें डाल देता है, जो उसकी नानी ने दिया था। उसमें डालने के बाद वो वांगजी को पहना देता है, कहता है इसे कभी मत उतारना। उसके बाद उस अंगूठी को लेता है और उसे वापस से पहना देता है। फिर वो जमीन खोदता है जिसके अंदर एक कलश था, जिसके अंदर इसी ने गाड़ के उसको बांधा हुआ था। वहां पे सारा निकालता और कहता है अब तुम जैसे दूसरे के साथ किया था वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। वो उसके हाथ को काट करके उस कलश के अंदर रक्त भरकर कपड़े से बांध कर वहां गाड़ देती है। लिसा कहती है नहीं। कहता है, चिंता मत करो, इस आत्मा को तुम्हारी या किसी और की आत्मा चाहिए थी ना, जिसे मिल गया है। तुम सशरीर ग्रेवयार्ड में जाओगे और वहां से तुम्हारी हड्डी को निकाल कर कोई लाएगा भी नहीं। ये बोलते हुए उसे बांध देकर कहता है इसे लेकर के मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ और इसे ले जाओ और इसे दफन कर दो, वो भी जिंदा। तो सीजन और सब लोग डर गए थे। विंग कहता है अगर नहीं किया तो मंगजी को जान को खतरा है, आपको जल्दी करना होगा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, 1 घंटा अगर मुझे लेट भी हो जाए तब भी आपको ये सब कुछ करना स्टार्ट करना होगा। चिल्लिंग कहता है मैं आपके साथ चलता हूँ। विंग कहता है नहीं, तुम्हें वो मंत्र पढ़ना है जो दोबारा तुमने पढ़ा था। तो जिलिंग कहता है आखिरकार मैं क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि मेरा ब्लड लाइन तुम्हारे अंदर है, मेरे जैसे हुनर, इसीलिए तुम नहीं समझोगे, जेनेटिकली ये होता है। हालांकि मैं मेरा ये पुनर्जन्म है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो चिल्ली, इसलिए। तो चिल्ली कहता है जी ठीक है। तो युवान कहता है मैं आपके साथ चलूंगा। फिर विंग कहता है ठीक है। युवान कार ड्राइव करते हुए उत्तर की तरफ बढ़ जाता है और ये लोग उसे लेकर के ग्रैव आ जाते हैं। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है, हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, गड्ढा वगैरह खोदना स्टार्ट करते हैं। और विंग कहता है कॉल करके उन्हें बोलो उसमें डाल देने के लिए। तो फिर युवान कॉल करके बोल देता है पा आप उसे अंदर दफना दीजिए। फिर उसे उसमें दफना दिया जाता है। इधर विंग वो सबको लेकर के आता है लीजा के घर आने के साथ ही, जो उसका पुराना घर था वहां पे, जहाँ पे उसके बच्चे की आत्मा ना मुक्त नहीं हुई थी। क्योंकि 1 मंथ का बच्चा हो या 3 मंथ का बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही होता है, जिसे लीजा कभी उससे अलग ही नहीं हो पाई थी। पहले तो विंग उस घर का शुद्धिकरण करता है और उसके बाद उसमें से उस बच्चे की आत्मा को निकाल देता है। और निकालने के बाद उसमें लीजा की आत्मा को कैद करता है और इस घर के नीचे तख्ता हटा करके उसको गाड़ देता है और कहता है हमेशा हमेशा के लिए तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ रह सकती हो लीजा, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे बच्चे यहाँ रहेंगे, लेकिन तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। ठीक ही वो घर बहुत ही ज्यादा खंडहर टूटा फूटा सा था और ऐसे ना कंट्री साइड एरिया की तरफ था, जिसकी वजह से वहां पे कोई आता जाता भी नहीं था। वहां से गाड़ने के बाद वो लोग जब बाहर आते हैं तो इवान कहता है क्या सब कुछ ठीक हो गया। विन कहता है सब ठीक हो गया। फिर उन लोग जब वापस आते हैं तो सब लोग लैंड मेंशन आ गए हुए थे। विंग आते ही कहता है मेरा काम पूरा हुआ, अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ, 4 दिन बाद उसके ग्रेवयार्ड पे हमें वो सब कुछ करना होगा और उसके लिए हमें पुण्यतिथि का काम कर्म करना पड़ेगा। तो लायन सीजन कहते ठीक है, पर अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी। तो जी कहता है सच बताओ विंग कहता कभी नहीं करेगी, पर ये लेकर मत उतारिएगा क्योंकि आपके एक हड्डी का टुकड़ा इसमें भी है, तो जिसे आपको वो पूरा करेगा। तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर सीजन कहते हैं आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो विंग कहता है जिस समय वांग जी का मृत्यु हुई थी तो उसकी इच्छा रह गई थी अधूरी कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, वापस आना चाहता है। उसी तरीके से उसकी इच्छा थी कि वो अपने बच्चे और पति के साथ रहे, भले ही उसके पति ने गलत किया हो, गलत काम किए हो, पर पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है ना। उसी की इस इच्छा की वजह से उसने बदले का रूप ले लिया और उसने गलत रास्ता चुना। शायद वो किसी ऐसे को जानती थी जो उस बच्चे को जिंदा कर सके, लेकिन वो बच्चा जो कि शायद 1 डेढ़ महीने का फिटस था वो वापस तो कभी आ नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसने उसे इस्तेमाल किया अपनी पावर बढ़ाने के लिए और उसके बीच में वो पास में बंध गए। अब वो दोनों मुक्त हैं, जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त है। मैंने उन्हें मुक्त कर दिया, उनका फिर से जन्म होगा और वो अपने एक टाइम पीरियड के बाद दूसरा शरीर ले सकते हैं। सीजन कहते हैं चलो अच्छा है। फिर 4 दिन बाद लैन सीजन जब वो उसके लिए सारा कार्यक्रम कर रहे थे तो पहले तो वो लीजा और उसके दोनों बच्चे के लिए करते हैं और उसके बाद अंकल के लिए भी कर देते हैं। वांगजी और वो सब लोग सबसे मिल रहे होते, किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारा वांगजी सेम टू सेम वैसा ही दिखता है जैसे 25 साल पहले दिख रहा था। और सबको सीजन बता रहे थे कि वो अब्रोड से बाहर चला आया है, अब्रोड से बाहर से चला आया है इस तरह से। लेकिन विंग जब ये सब कुछ हो रहा था तो विंग को फील होता है, जब वो पीछे पलट कर देखता है, अब वांगजी की वजह से वो रूह को देख पा रहा था, तो वो देखता है कि वहां पे लीजा वहां पे आके मुस्कुरा रही है। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया लीसा,
तुम्हें बदले की भावना से भी मुक्त कर दिया, तुम अपने बच्चे के साथ रह सकती हो। तो वो कहता है, मेरा माँ बनने का सपना था, उसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, उसकी किलकारियाँ उस घर में गूंजती हुई सुनाई देती हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं उसके पीछे भागती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, सब कुछ। थैंक यू सो मच। 48 साल कम नहीं होते हैं जीवन जीने के लिए। मैंने बहुत सफ़र किया है और आज जाकर मुझे सुकून मिल गया। अलविदा। इतना बोलकर लीजा की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है। रवीन उसे देख रहा था। वंग जाते हुए कहता है, तो तुम क्या मेरे हस्बैंड बनना चाहोगे? विंग कहता है, ना बाबा ना, होस्ट हस्बैंड को हस्बैंड नहीं बनाना। वंग जी कहता है, पर मैं तो सशरीर तुम्हारे सामने हो। विंग कहता है, हाँ तो क्या हुआ, कभी रात को डरा वरा दिए तो? ये दोनों जब बातें कर ही रहे होते तभी जियांग फिमियांग और जियांग यू आते हुए कहते हैं, विंग कहता है, जी। फिर जियांग यू उसे गले लगा लेती है और थोड़ा सा सैंटी हो गई थी, तो विंग कहता है, एक्सक्यूज मी। फिर जियांग फिमियांग कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो, बट तुम हमारे बच्चे जैसे ही हो। कभी मत समझना कि तुम अकेले हो। विंग कहता है, जी शुक्रिया। फिर वो लोग सब लोग घर आ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और सब। फिर उसके बाद जाने आने जिंजस्वान विंग को भी ऐसे बाय बाय करते हुए, सबको बाय बाय करते हुए जियांगचिंग को गले लगाते हुए चली जाती है, क्योंकि सबको पता है ना कि विंग वी वुशान जो है वो वी चांगसर कांगसेरन का बेटा है इस जन्म में, और पिछले जन्म में वो जांग फिम्यांग जांगयू का बेटा था जो कि मर चुका है। दैट्स व्हाई। तो फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। विंग भी वांगजी को देख रहा होता है, तब वांगजी कहता है, तुमने हाँ कहा था, तुम पीछे नहीं हट सकते। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने हाँ कहा था। अजीब लग रहा है, मैंने कभी शादी के बारे में सोचा नहीं था। वांगजी कहता है, हाँ तो मैं नहीं आया था ना, इसलिए नहीं सोचा था, अब सोच लो। फिर सीजन कहते हैं, हाँ तो शादी कब करनी है? वांगजी कहता है, हमारी एंगेजमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है। हमें तामझाम नहीं चाहिएगा। तो सीजन कहते हैं, ठीक है तो कल कोर्ट मैरिज करते हैं। कहता है, इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता है, अजीब, मैंने 25 साल वेट किया है। विंग कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद फिर वो वांग जी अपने रूम में चला जाता है और विंग फिर से गेस्ट रूम में जाके सो जाता है। अगले दिन कोर्ट मैरिज ब्यूरो में वांग जी और सीचन आ गए हुए थे। विंग भी था, नी सिंह भी था, और नी सिंह दोनों ना एकदम खुश थे। कहता, लवो मैं तो पिक्चर खींचने वाला हूँ, मेरा लवो की शादी होने वाला है। विंग कहता, बेटा तुम ही खुश होगे और कौन होगा। फिर उसके बाद वांग जी और विंग साइन करते हैं। फिर जियांग फिमियांग, जियांग यू, जियान यानले, जिन युशान सब आए हुए थे और उनकी खुशी से खुश थे। उसके बाद विंग उन सबको देखते हुए फाइनली आंखें बंद कर साइन कर देता और कहता है, हाँ ये तो सच है, हाँ आखिरकार मेरी आत्मा है तो उसी की। और फिर वो साइन करने के बाद कहता है, चलो आज इस हस्बैंड को उस हस्बैंड को हस्बैंड बना ही लेते हैं। और ये बोलते हुए वो साइन कर देता है। कमरे भी खुश था। बाद में वो सबको आशीर्वाद लेते हुए घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे छोटा सा पार्टी सीजन ने रखा हुआ था, उतने ही सारे लोगों में। सब लोग खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक एंजॉय करते हैं और सीजन कहते हैं, आई थिंक से तुम दोनों को ऊपर जाना चाहिए। तो वो जब ऊपर जा रहा होता, तनी ही सिंह आते हुए कहता है, लबाओ लबाओ। कहता, मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। इतना बोलकर उसके हाथ में पकड़ा देता और कहता है, अब मुझे पता है आप पहली बार यूज करोगे, लेकिन अच्छे से करना। विंग कहता है, हाँ क्या क्या करना है? वो कहता है, अब जाओ जाओ। हनी सिंह भाग आता है। विंग तो कंफ्यूज होकर के उस पैकेट को देख रहा था, लेकिन वंगजी समझ गया था। फिर वो दोनों ऊपर आकर कहता है, उसने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। वंगजी कहता है, तुमने पहले कभी सेक्स किया है? विंग कहता है, हाँ नहीं तो। वंगजी कहता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे इस पॉकेट में क्या है, एक बार देखो तो सही। जब वो दो दिखता है, विंग के पूरे कान लाल, और कहता है, ये क्या बकवास चीज है। जी कहता है, हालांकि हमारे काम आ सकते हैं, पर मैं इसे यूज नहीं करने वाला। इतना बोल हम जी उसके तरफ मोड़ता और कहता है, मैं तुम्हें एक ही बार किस किया था, क्या मैं तुम्हारा कर सकता हूँ? रिंग उसे देखता और कहता है, हम जी कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए और अपना हस्बैंड दोबारा बनाने के लिए भी। ये मेरी अधूरी इच्छा शायद अधूरी रह जाती और मैं वहीं फंसा रह जाता। रिंग उसे देखता और कहता है, "आह, शादी के बाद मैं अपना सब कुछ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अंग कहता है, और मैं भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतना बोल अंग धीरे धीरे करके विंग को पीठ पे लिटाता है। इसके फोरहेड पे, चिक्स पे, नोज पे, गले पे, हर जगह किस करता है। फिर धीरे धीरे खुद के और इसके कपड़े रिमूव करता है अंदर। फिर से वो अपने एवरीडे में से एवरीडे में लग जाते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।